तो मैंने आज चैट जीपीटी से पूछा कि गिव मी दी 10 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भैया नॉर्मल क्वेश्चन तो सब करा रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। तो मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकाला 10 और अब आया आपके सामने लेके वो क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पसीने नहीं छूट गए तो मेरा नाम बदल देना। पहली बात ये, मीडियोकर बच्चे हो तो ऐसे ही बैक कर दो। चैलेंज पसंद है तो देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना एपिक एपिटॉम लेवल पर बैठे हैं। दीज आर दी बैड बॉयज ऑफ दिस चैप्टर। फाइन, ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिन्हें एग्जाम में ना सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके, रेशियोज याद करके, वैल्यूज याद करके मार्क्स लाने में इंटरेस्ट नहीं है। दे गो बियॉन्ड दैट। वो बात करते हैं कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इस किताब के बाहर इस चैप्टर का कोई अस्तित्व है कि नहीं है। उनका दिमाग रहता है ये सब चीज में। दे आर नॉट सेटिस्फाइड सो इजीली कि हाँ ये करके जाएंगे, 6 मार्क्स यहां का, 2 मार्क्स यहां का, 8 मार्क्स मिल गया, हिप हिप हुर्रे। नो, दीज आर हंग्री डॉग्स। उनको पसंद है बियॉन्ड द बुक। ये सोचते हैं चैप्टर बियॉन्ड द बुक क्या सेंस मेक करता है। फॉर देम द बेस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एक आएगी एलिवेशन वाली, एक आएगी डिप्रेशन वाली। और अगर आपका किस्मत खराब रहा तो मर्जर आ जाएगा। मर्जर मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एप्लीकेशन भी हो और डिप्रेशन भी हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत लंबे खींचते हैं लेकिन करने में बहुत मजा आएगा आपको। एलिवेशन मतलब होता है कोई भी चीज को ऊपर की तरफ देखना। अगर आप कोई भी चीज को ऊपर की तरफ देख, जैसे पतंग, जैसे एरोप्लेन, जैसे काइट्स, जैसे बर्ड्स, जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग, सब एलिवेशन है। और एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है कोई चीज को नीचे की तरफ देखना। मतलब मैं ऊपर हूं, वो ऑब्जेक्ट नीचे है, तो जब मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो उसे कहेंगे डिप्रेशन, और जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा उसे कहेंगे एलिवेशन। और कभी कभी दोनों हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर के छत पर खड़े हैं, जो आपसे ऊंची बिल्डिंग है, आप उसके छत की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे, और जो रोड है वो तो नीचे है, आप देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे। इन द सेम वे, अगर आप एक लाइट हाउस के ऊपर खड़े हैं, पहाड़ देखना है ऊपर की तरफ देख रहे हो, समुद्र देखना है नीचे की तरफ देख रहे हो, तो डिप्रेशन एलिवेशन दोनों ही हो सकता है, एक साथ साइमल्टेनियसली आपके क्वेश्चन में अपीयर कर जाए। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, इनके बियॉन्ड ना कभी कोई क्वेश्चन आया है, ना कभी कोई क्वेश्चन आएगा। दिस इज इट। ये 10 क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको ये चैप्टर आता है भाई। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले अपने इस एंगल्स ऑफ एलिवेशन और इस एंगल ऑफ डिप्रेशन का एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये आपके बोर्ड पर, आपको जब मैं स्टार्ट करूं उसके पहले निवेदन है आपसे कि आपको tan 30, tan 45, tan 60 इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। कभी कभी sin 30, sin 45, sin 60 भी चाहिए हो सकता है, cos 30, cos 45, cos 60 भी चाहिए हो सकता है। ये सारे वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम एक पेपर, मतलब पेन एंड पेपर पे लिख लो, क्या पता यहां पर काम आए। अगर आपको याद है तो भाई बहुत बढ़िया, तब तो आपके लिए चीजें काफी स्मूथ होंगी। ठीक है, पहला सवाल, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, ये है आपकी टावर। टावर का नाम दिया गया है AB, ये है A, ये है B। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब मैंने देखा है ऊपर की तरफ। यही होता है ना एलिवेशन मतलब, टू मेक थिंग्स क्लियर। आप देखना यहां पे ना थ्योरी रिपीट होंगी। ठीक है, एक बार अगर सीख गए तो 10 में से ना आप 4 क्वेश्चन तो बिना किसी के हेल्प से कर लोगे। इतना आसान है, बाकी के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। आई विल हेल्प यू आउट। तो आप है P और आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और आप देख रहे हैं उस टावर के ऊपर जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बट बाबू एंगल बनाने के लिए ना एक लाइन काफी नहीं होता। एंगल बनाने के लिए आपको चाहिए होती है अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तब बनती है एक एंगल। तो देखो, एक लाइन तो आपके क्वेश्चन में रहेगा और दूसरा लाइन आपको यहां पर ऐसे करके बनाना पड़ेगा। इसे अपने कहते हैं LOR। LOR स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ रेफरेंस।
क्योंकि हमें मेंशन कर दिया गया था कि 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और अगर मैं ऊपर की तरफ कोई चीज को देख रहा हूं तो ये है लाइन ऑफ साइट, जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ये है लाइन ऑफ साइट ऐसे। लेकिन एंगल ऐसे थोड़ी ना बनेगा, एंगल बनाने के लिए आपको और एक चाहिए। क्यों? अगर मैं ऐसे कर दूंगा इनके बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना चाहता हूं तो लाइन ऑफ साइट से मेरा काम नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है पीबी से, आप उसे ऐसे देख रहे हैं, एंगल कैसे बनाऊंगा? अगर नीचे कुछ रहेगा नहीं तो एंगल कैसे बनेगा? इसीलिए मुझे चाहिए होता लाइन ऑफ रेफरेंस। ये देखिए ये है लाइन ऑफ रेफरेंस। अब देखिए एंगल्स बन सकते हैं इनके और इनके बीच में, इनके और इनके बीच में एंगल बन सकते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो एंगल नहीं बन पाएगा। हमेशा याद रखेंगे ये लाइन ऑफ रेफरेंस देना जरूरी है। ठीक है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस का पर्पस क्या है? ताकि आप अपने एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर आप अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को बना सकें। तो आप यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए हैं क्वेश्चन के मुताबिक वो 30 डिग्री है। आपसे पूछा गया है कि अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं सेम पोल के तरफ, देखिए कहा है 30 डिग्री, सेकंड केस में बोला है अगर मैं 50 मीटर आगे बढ़ जाऊं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस बार मैं थोड़ा आगे हूं, P से मैं पहुंच चुका हूं Q पे, P से मैं पहुंच चुका हूं Q पे, यहां पर तो 90 डिग्री रहेगी। P से ये देखिए ये था P, मैं पहुंच चुका हूं Q पे। अब जब मैं ऊपर देखा तो ये जो एंगल बनी है वो बनी है 60 डिग्री। पोल नहीं बदला है, पोल अभी भी कितना है? AB है। अब आप देखो ये जो आपने ड्रॉ किया था ना ये था केस नंबर 1, और ये जो आप अभी ड्रॉ किए हो ना ये है केस नंबर 2। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हैं। एक क्वेश्चन है वो बंदा P पे खड़ा होके पोल के टॉप पे देख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वो बंदा Q पे खड़ा होके आपके पोल के टॉप पे देख रहा है। दो क्वेश्चंस हैं, एक है फ्रॉम P, एक है फ्रॉम Q। तो हम भी यहां पर दो डब्बा बनाएंगे, एक बनाएंगे फ्रॉम P और एक बनाएंगे फ्रॉम Q। तो चलो यहां पे हम बनाते हैं फ्रॉम P और यहां पे हम बनाएंगे फ्रॉम Q, है ना? अब देख लो सिनेरियो तो ऐसा ही है। तो मैंने एक टावर को देखा 30 डिग्री पे, फिर मैंने उसी टावर को देखा 60 डिग्री पे, एक बार देखा P से और फिर एक बार देखा Q से। आपसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा आपसे? हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये हमारा सवाल है लेट दिस बी x, और यही x हमें निकालना है। दोनों सिनेरियोज में आपकी हाइट ऑफ द टावर तो सेम होगी, थोड़ी ना आगे पीछे जाने से आपकी पोल छोटी लंबी हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी हाइट ऑफ द टावर तो सेम रहनी है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? क्या इंफॉर्मेशन कुछ भी दिया हुआ नहीं है? दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जो मैं P से लेके Q तक ट्रेवल किया हूं, जो मैं P से लेके Q तक ट्रेवल किया हूं, दैट इज एग्जैक्टली 50 मीटर्स। तो P से लेके Q तक की जो वैल्यू है वो है 50 मीटर्स। कितनी है वो है 50 मीटर्स। फाइन, चलिए ये मैंने लिख दिया यहां पर 50 मीटर्स। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई वॉन्ट यू टू टेक AQ एज y। मैं चाहता हूं कि आप इस AQ को y ले लो ताकि हमारे पास ये AB x हो और AQ y हो। तो यहां पे हम लिख लेंगे लेट AB इज इक्वल्स टू x एंड लेट AQ इज इक्वल्स टू y। ये दो इंफॉर्मेशंस x एंड y हमें निकालना बड़ा जरूरी है, वरना समझ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें यहां पर दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, यहां पर दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों का अब होगा सर्जरी। देखिए कैसे। पहले बात करेंगे P से, मतलब यहां पे A B P का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फ्रॉम A B P। ध्यान देंगे ये छोटे से ये ट्राइंगल पे आपको निकालना है x, और इस AP की जो वैल्यू होगी, A से लेके P तक की जो वैल्यू होगी वो y प्लस 50 होगी, वो होगी y प्लस 50। कैसे? क्यों?
ये है y और ये है 50, कंबाइन करेंगे तो y प्लस 50। तो ABP, आइए tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का आंसर है x और बेस का आंसर है y प्लस 50 डिग्री। अब भैया अगर आप इस बात को समझ गए हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं समझे हो तो आओ अब हमारा काम चालू होता है। देखिए पहली बात तो ये कि अब जिस ट्राइंगल पे बिलोंग करते हैं आप उसका नाम लिख दिए हैं एबीपी ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऑपोजिट में अगर आप देखेंगे तो यह है आपका परपेंडिकुलर और आपकी बेस है y प्लस 50। जो हमें रिक्वायर्ड है, जो डेटा हमें निकालना है वो x एंड y है, एक बैठा है परपेंडिकुलर पे और एक बैठा है बेस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे tan का कंसेप्ट लगाया विच इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी यहां पर x, डू यू अग्री, और बेस की वैल्यू थी y प्लस 50, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब हम क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू लिखेंगे, मैंने आपसे पहले कहा था कि काम आएगा, इज इक्वल्स टू x और यहां पे आ गया y प्लस 50। बस ये मेरा पर्पस हो गया फुलफिल, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। आइए Q का बात कर लेते हैं। अगर हम Q पे अपना नजरिया रखें, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अब तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये Q है, तो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा कौन सा, हमारा ट्राइंगल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि Q का बात हो रहा है ना भाई, तो Q तो इसी ट्राइंगल में है। जब मैं P का बात कर रहा था तो मैं P इस ट्राइंगल में लिया था। जब मैं P पे था, याद करो, जब मैं P पे था 30 डिग्री पे था तो मैं ये ट्राइंगल लिया। जब मैं Q पे पहुंच गया तो मैं 60 डिग्री पे था तो मैं ये ट्राइंगल लिया। इसमें से कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, है ना, एकदम भी कंफ्यूजिंग नहीं है ये। आइए अपने Q से बात करेंगे। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज QAB, द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज QAB। अब मैं ट्राइंगल QAB का बात कर रहा हूं, ध्यान से फॉलो अप करिए। फिर से tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। मैंने परपेंडिकुलर इस 60 डिग्री के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर x है और हमारा बेस है y। अब आप देखो tan 60 का आंसर होता है √3, √3 हो गया x बाई y। अब अगर मैं यहां पर y का आंसर निकालूं या फिर अगर मैं x का आंसर निकालूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप x का आंसर निकालोगे तो वो आ जाएगा √3 इंटू वाई। एक्स का आंसर आ गया √3 इंटू वाई। आपको करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यह है इक्वेशन नंबर 2 और यह है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपको दोनों इक्वेशंस को ना बस बराबर बराबर प्लेस कर देना, काम हो जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्स और वाई को लेके है, ये जो एक्सप्रेशन है वो भी एक्स एंड वाई को लेके है। आप बस दोनों को मर्ज करने के बारे में सोचो। आइए इस क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रेरणा लेते हैं, इस इक्वेशन से थोड़ा सा अपने मोटिवेट हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा, 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू x बाई y प्लस 50। एज यू कैन सी मेरे पास x का वैल्यू है, मेरे पास x का वैल्यू कहां है, यहां है। क्या है मेरे x का वैल्यू, √3y। क्या है वैल्यू, √3y। तो मैं x का वैल्यू यहां पे नोट करूंगा √3y। एंड इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, आप समझ गए होंगे, यहां पर जो x था ना, यहां पर जो x था ना, x, मैंने इस x का वैल्यू, इस x का वैल्यू यहां पर लाके पुट किया है। अब ये जो 1/3 x बाई y प्लस 50 था, x के जगह पर √3y लिखा हमने। अब जब मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम्स √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते ही 3 आ जाएगा। 3y का आंसर है y प्लस 50, 2y का आंसर आ जाएगा 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 25। y की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो आपने क्या निकाला, आपने ये निकाला कि q और a के बीच का जो फर्क है वो कितने का है, 25 मीटर का है। तो QA मतलब आपकी फर्स्ट पोजीशन आपके पोल से 75 मीटर दूर थी, आपकी सेकंड पोजीशन आपके पोल से 25 मीटर दूर थी। नहीं समझे क्या, ये है पोल।
आप इस पोल से प्रीवियसली आप तो पी पे थे और आपकी जो पोल से लेके डिस्टेंस थी वो थी y प्लस 50। तो अगर y की वैल्यू आप 25 निकाल चुके हो तो 25 प्लस 50 करते ही मेरा आंसर 75 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि p कितना दूर था, ये पॉइंट p कितना दूर था, ये पॉइंट p था 75 मीटर दूर। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पॉइंट q कितना दूर था, पूछा तो नहीं है वैसे बट स्टिल, अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट q कितना दूर था, तो q से लेके a तक की जो दूरी बैठ रही है वो 25 मीटर की है। q a से कितना दूर है? 25 मीटर दूर है। ठीक है, देख लीजिए क्यू ए से, जो मेरा सेकंड पोजीशन है वो मेरे ए से 25 मीटर दूर है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट है। और अंत में जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बताइए कि हाइट ऑफ द टावर क्या है? हाइट ऑफ द टावर था एक्स। आइए एक्स का आंसर निकालते हैं। ये देखिए एक्स का आंसर तो यहीं से मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू √3y। अग्रीड, x इज इक्वल्स टू √3y। क्या करेंगे यहां पर? लिखेंगे भैया x इज इक्वल्स टू √3y, है ना। x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू तो आपको पता है, तो अपने को यहां पे √3 और उसके बाद ये y का वैल्यू बोरो करके बस पुट कर देना है। जिस y की वैल्यू हमें पता है, कितनी है y की वैल्यू? y की वैल्यू थी 25। तो हम क्या करें, हम बस ये लिख देंगे 25 √3। तो x की वैल्यू कितनी है? 25 √3। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए √3 के जगह पर 1.732 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.732। आपकी मर्जी, पुट करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि देखो √3 की वैल्यू ये है एंड फाइंड आउट टू द नियरेस्ट डेसिमल, तो आप बिल्कुल पुट करना। नॉर्मल सर्कमस्टांस पे नहीं पुट करने से भी आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने दो ट्राइंगल्स में से दो इक्वेशंस निकाले, एक इक्वेशन की मदद से दूसरे वाले को सॉल्व किया, एक वेरिएबल का आंसर आया, दूसरे में पुट किया, दूसरे का भी आंसर आ गया। तो इक्वेशन 1 इज हेल्पिंग इक्वेशन 2, वेरिएबल 1 इज हेल्पिंग वेरिएबल 2। आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। अ मैन 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टिकल टावर। क्या बोला? बोला कि एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। तो आइए आदमी को ड्रॉ करते हैं। ये आदमी है हमारा जो कि 1.5 मीटर टॉल है। इसका हम ऑल्टीट्यूड, इसका हम हाइट याद रखेंगे, 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई इज 30। ये है आपका टावर और ये देखता है ऊपर के तरफ कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। याद रखना इनकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है? 30 डिग्री है। When he walks 30 मीटर towards the tower, the angle of elevation becomes 45। मुझे लगता है कि ये हूबहू प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो ये आदमी पहले खड़ा था कहां पर? मान लेते हैं ए पर खड़ा था, और फिर इस आदमी को पता नहीं क्या हुआ, ये आगे आया और आगे आके ये थोड़ा सा जाके करीब खड़ा हो गया उस टावर के। मतलब अब वो खड़ा है बी पर। तो पहले वो कहां खड़ा था? ए, और अब वो कहां खड़ा है? बी। बोला जा रहा है कि पहले वो जो एंगल बनाता था वो तो 30 डिग्री था, लेकिन अब वो जो एंगल बना रहा है वो 40 डिग्री है, 45 डिग्री है ना। ऐसा कुछ है। तो ये बंदा का जमीन ये रहा, ये लीजिए मैंने जमीन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस बंदे का जमीन ये रहा और ये रहा मेरा लाइन ऑफ रेफरेंस। आप देखो मैं आपको रेड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये है लाइन ऑफ रेफरेंस। अब देखिए लाइन ऑफ रेफरेंस वाला जो पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये लाइन ऑफ रेफरेंस कभी रियल लाइफ में रहता थोड़ी ना है। अगर तुम यहां पर खड़े हो और तुम आसमान में देख रहे हो तो एक लाइन ऑफ साइट बनती है, वो तो एकदम सही बनती है ना। लाइट को आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई थोड़ी ना लाइन होता है। ये लाइन ऑफ साइट फिर भी लॉजिकल है क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे हैं तो हम लाइन ऑफ साइट ऐसे इमेजिन करेंगे। ये क्या है? ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। आप इसके बिना एंगल नहीं बना पाओगे। आप सोचो कि अगर आप ये रेड लाइन ना बनाओ तो आपकी एंगल बनेगी कैसे? बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी ना। इसीलिए ये रेड लाइन बनाना बड़ा जरूरी है। तो आप देखो जो पहले आपकी एंगल बनी थी वो बनी थी 30 डिग्री और बाद में जो एंगल बनी है वो बनी है 45 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज को अपने को भूलना नहीं है। इस चीज को चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये दोनों एंगल्स को। जो पहले एंगल बनी है वो बनी है 30 डिग्री
और जो बाद में एंगल बनी है वो बनी है 45 डिग्री। और हमसे कहा गया है कि वो बंदा ए से बी की तरफ मूव किया था, मतलब ए से लेके बी की तरफ मूव किया था, आगे बढ़ा था, वो पोल की तरफ आगे बढ़ा था, जस्ट लाइक दिस केस, जस्ट लाइक केस नंबर 1। कितना आगे बढ़ा था? ही मूव्ड बाई 30 मीटर्स, ही मूव्ड बाई 30 मीटर्स। तो ये जो ए बी की वैल्यू है वो है 30 मीटर्स। अगर ए बी की वैल्यू 30 मीटर्स है तो आप एक बात सोच के बताओ कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। सोचो, अगर मेरा पांव 30 मीटर आगे बढ़ा है तो मेरा आंख कितना बड़ा होगा? कॉमन सेंस, 30, ऑफ कोर्स 30। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर भी लिख दूंगा 30 मीटर्स, है ना। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सिंस मेरी मूवमेंट 30 मीटर की हुई है तो मैं इस तरफ 30 मीटर्स आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर। मैं अब नाम दूंगा इन वर्टिसेस का, इनको मैं ए बी सी कह दूंगा, इन्हें मैं डी ई एफ कह देता हूं, और ये हो जाएगा आपका जी। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम करेंगे। एक है वो 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां बना था आप देख लो, 30 डिग्री बना था एफ पे, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगी हमारी एफ पे, और एफ को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, द ट्राइंगल्स नेम शुड बी एफ जी डी। आप देखिए, आपको एफ जी डी ये ट्राइंगल इन्वेस्टिगेट करके आंसर मिलेगा। आई थिंक दैट आई एम क्लियर, आई थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया समझ गए? आपने यहां पर, सिंस यहां पर 30 डिग्री को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपने इस ट्राइंगल को लिया है, आपने इस ट्राइंगल को लिया है, पूरा ट्राइंगल को लिया है। आपने पहले भी ऐसा किया था, आप याद करो, सिंस आप पी को इंस्पेक्ट कर रहे थे यहां पे, आपने पूरा ट्राइंगल लिया था। जब क्यू की बारी आई तो आपने छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया। तो अपने क्या करते हैं, अपने सेलेक्टिव विजिबिलिटी रखते हैं, ये नहीं कि अपने पूरे डायग्राम को देखेंगे। अच्छा, और एक बात आप याद रखना कि ये जो पार्ट है ना आपकी, ये सिर्फ एक डेविएशन है, ये आपको ना सिर्फ भ्रमित करने के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए है। ये आपके क्वेश्चन में कोई भी खास रोल नहीं निभाएगा। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बॉय, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा, करें क्या? चलो प्रोसीड करते हैं। पहला बात, सिंस मैं इस 30 डिग्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैठा हूं तो मैं एफ के भाषा में बात करूंगा, और जो हमारा एफ है वो फॉलो करेगा ट्राइंगल एफ जी डी, एफ जी डी। आइए देखते हैं, अगर मुझे 45 डिग्री के बारे में बात करना है तो आप बताइए 45 डिग्री किस ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का ही पार्ट है ना, तो उस ट्राइंगल का नाम क्या देंगे? जीईडी। तो सिंस मैं 45 डिग्री का बात कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा जीईडी के बारे में। तो ये हो गए आपके दो सिनेरियोस, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, एकदम प्रीवियस डायग्राम जैसा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नाउ GDE में ये 45 डिग्री है, अगर मैं यहां पर tan 45 डिग्री ले लूं, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने परपेंडिकुलर को पहले भी x माना था, मैं अभी भी x मान लेता हूं, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, एग्जैक्ट सेम केस जा रहा है। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये जो बेस है हमारा, इसको मैं पहले भी y माना था, मैं इसे अभी भी y मानूंगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। आप देख लीजिए x एंड y, तो मैंने इसे x और इसे y मान लिया, तो tan 45 इज इक्वल्स टू x बाई वाई। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे 1 इज इक्वल्स टू x बाई वाई, और अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो x का आंसर क्या आ जा रहा है? y आ जा रहा है। लेकिन अब मैजिक तो होगा FGD में। कहां होगा मैजिक? FGD में। और अगर आप FGD को देखो तो यहां पर है 30 डिग्री, तो चलिए tan 30 का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और इस तरीके से परपेंडिकुलर की आंसर हमारे इस ट्राइंगल में वही है जो पहले थी। कितनी है वो x डिग्री है, तो परपेंडिकुलर का आंसर है x। और अगर मैं बेस का बात करूं तो बेस यहां से लेके यहां तक है। नाउ आप सबसे पहले बुद्धि लगाओ, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन वाला, और बताओ कि आपने बेस कैसे निकाला था। ये बड़ा वाला बेस आपने कैसे निकाला था? यहां पर 50 पकड़ा, यहां पर y पकड़ा, दोनों को ऐड कर दिया, आपने 50 प्लस y लिखा था। डू यू रिमेंबर आपने क्या लिखा था? 50 प्लस y लिखा था।
सेम बुद्धि यहां पे, मतलब सेम बुद्धि यहां पे लगाएंगे। आप यहां पे एफ पे थे, ई पे गए, फिर डी पे गए, और ये पूरा जब तक आप कवर नहीं करोगे तब तक आप बेस नहीं कहलाओगे। ये पूरा देखना पड़ेगा मुझे। और ये क्या क्या है देखते हैं। यहां से आपकी गाड़ी चालू हुई, एफ से आप ई पे गए, फिर ई से आप डी पे गए, लेकिन एफ से लेके ई तक का रास्ता तो 30 मीटर का है। क्वेश्चन में लिखा था कि मैं जब अपने पुराने पॉइंट से नए पॉइंट पे आया तो मैं 30 मीटर्स ट्रेवल किया। ही वॉक्स 30 मीटर। देखो देखो ठीक से उसको देखो। तो यहां पर 30 मीटर्स था और यहां पे आपने इसे वाई माना था। ये जो पूरा मार्जिन है आपके पास, आपने इसे क्या माना था? आपने इसे वाई माना था। तो जो हमारा बेस है वो 30 प्लस वाई कहलाएगा। इस बार बेस 30 प्लस वाई कहलाएगा। tan 30 मतलब होता है 1/√3। अगर अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x√3। तो मैं जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन दो इक्वेशन बना चुका हूं। पहला इक्वेशन x इज इक्वल्स टू वाई और दूसरा इक्वेशन है 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x√3। अब अपने को सिर्फ थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, वो भी क्लास 9 का, क्लास 9 का, यस। और फिर ये समझ हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मर्ज करेंगे तो मजा आ जाएगा। देख लीजिए क्या है आपके पास। आपके पास है 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x√3। और सिंस y की वैल्यू x के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x√3। अगर मैं x का उस तरफ साइड चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा x√3 माइनस एक्स। और अगर मैं वहां पर x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x कॉमन √3 माइनस 1, क्योंकि x√3 में अगर x कॉमन चला गया तो √3 बचा, और अगर x में से x कॉमन चला गया तो क्या बचा? 1 बचा। इस तरीके से आप अगर इस x का आंसर निकालना चाहो तो इस √3 माइनस 1 का साइड चेंज करना पड़ेगा। बिकम्स 30 बाई √3 माइनस 1। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में छोड़ने का गलती मत करना। 4 में से 1 मार्क्स लूज कर दोगे खामखा। करना क्या है? आपको करना है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करने पे क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई ये जो √3 माइनस 1 है, इसके साथ आपको √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि ये हो जाए 2। बी प्रोफिटिक। दूर का सोच भाई, दूर का सोच। यहां बैठा है वहां का सोच। 30 माइनस √3 को अगर आप 30 प्लस √3 माइनस 1 को अगर आप √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इट इज गोइंग टू बी इन दी फॉर्मेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए √3 माइनस 1 तो पहले से था, आप √3 प्लस 1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरीके से आप ये √3 माइनस 1 अपने मन से, अपने स्वार्थ से डिनोमिनेटर में लेके आए थे, उसको एग्जैक्टली न्यूमरेटर में कॉपी करना ना भूलना। ये हो जाएगा 30 और ये है √3 प्लस 1। इसे अपने कहते हैं काउंटर बैलेंस, क्योंकि सिंस आपने डिनोमिनेटर में एक मॉडिफिकेशन किया है, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने न्यूमरेटर में भी एक मॉडिफिकेशन करो टू कीप थिंग्स बैलेंस्ड। तो √3 प्लस 1 एट द डिनोमिनेटर गेटिंग बैलेंस्ड बाई √3 प्लस 1 एट द न्यूमरेटर। और इस तरीके से आपका सोल्यूशन ये 30 √3 इंटू 30 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये 2 और 30 को कैंसिल करोगे, ये आ गया 15 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। 15 इंटू √3 प्लस 1 हो गया भाई। 15 इंटू √3 प्लस 1 डन एंड डस्टेड। 15 इंटू √3 प्लस 1 खत्म, फिनिश। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का भी बाप था। ये क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन वाली जो पार्ट है, फैक्टराइजेशन वाली जो पार्ट है, वो नहीं थी। इस क्वेश्चन में आप उसको ऐड कर लो। और बाकी अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन का जो फंडामेंटल्स है वो सेम है, जो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है वो सेम है, जो रेशियो है वो सेम है। लेकिन हां, यहां पे आपको छोड़ना नहीं अपने क्वेश्चन को। भूलो मत कि आपसे मांगा क्या है। आपसे मांगा है हाइट ऑफ द पोल, आपसे मांगा है हाइट ऑफ द टावर। भाई टावर जो है ना आपका, वो जमीन से आसमान तक है। आपने अभी जो कैलकुलेट किया है वो सिर्फ जी से लेके डी तक का वैल्यू कैलकुलेट किया है।
जी से लेके डी तक की जो वैल्यू है, क्या वो पूरा टावर है? भाई पूरा टावर तो जमीन से आसमान तक का होगा, मतलब जी से लेके डी तक का होगा, डी से लेके सी तक का होगा। तो जी से लेके डी कितना था? x था, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू 15 इंटू रूट 3 प्लस 1 है। अब आपको डी से लेके सी तक का वैल्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा, जिसका आंसर 1.5 मीटर है। इन शॉर्ट, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, तो हाइट ऑफ द टावर होगी सी डी एंड डी जी, सी डी एंड डी जी, जहां पे सी डी की वैल्यू उतनी ही होगी जितना इस इंसान का हाइट था। इस इंसान का हाइट कितना था? 1.5। तो आपने यहां पर इजीली याद रखना है कि ये जो एफ ए है आपका, ये ई भी है आपका, और ये सी डी है, ये तीनों तो इक्वल ही होगा, इनकी हाइट तो इक्वल होगी, क्योंकि आपने जो लाइन ऑफ रेफरेंस बनाया था एफ डी, ये डी के नीचे का जो पार्ट है वो 1.5 से मैच करेगा। तो याद रखना कि ये आपका फाइनल स्टेप है। सी डी की वैल्यू ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। तो यहां पे आप सी डी की जगह लिखेंगे 1.5 प्लस डीजी की वैल्यू। भैया डीजी की वैल्यू क्या थी? डीजी की वैल्यू थी एक्स, और एक्स का आंसर अभी भी आप निकाले थे। एक्स का आंसर कितना निकाले थे? 15 इंटू रूट 3 प्लस 1। अगर आप इस ब्रैकेट को ठीक से ब्रेक करो, आप सोचो, अगर आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो 15 इंटू रूट 3 becomes 15 root 3 and 15 into 1 is 15. 15 into root 3 is 15 root 3 and 15 into 1 is 15. आप ये देख रहे हो, ये है डीजी का वैल्यू, जो मैंने ब्लैक में लिखा है ना, वो है डीजी का वैल्यू। अब अगर आपको अल्टीमेट आंसर चाहिए तो आप इन तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि सीडी का वैल्यू क्या था? 1.5 था, और डीजी का वैल्यू कितना है? 15 रूट 3 प्लस 15 है। अगर आप इनको मर्ज करते हो, आपका आंसर 16.5 प्लस 15 रूट 3 हो गया। तो 15 प्लस 1.5 is 16.5 प्लस 15 रूट 3 हो गया। फाड़ू क्वेश्चन था ये, फाड़ू क्वेश्चन था ये, एकदम नॉट इजी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स के तो भैया भर भर के चांसेस है, ठीक है? तैयार रहना भाई, तैयार रहना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन बोर्ड पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर, ये देखिए ये है हमारा टावर, टावर का नाम अपने दे देंगे ए बी, और फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मतलब हम बैठे टावर के ऊपर। कहां बैठे हम? ए पर, एकदम ऊपर, एट द टॉप। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स, पहला कार ये, इसका नाम दे देते हैं एस, और दूसरा कार ये, जिनका नाम दे देंगे हम पी। तो मैंने क्या किया? तो मैंने दो कार, एक है एस और एक है पी, जमीन पर खड़े देखा। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों कार हमारे टावर के सेम साइड पर हैं। ऐसा नहीं है कि एक आगे है और एक पीछे है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम साइड पर। मतलब मैं जब टावर पे खड़ा हूं, जिस तरफ मैं मुंह करके रखा हूं, वहीं पर आपको दोनों कार दिख रहे हैं। एक है एस और एक है पी, एक थोड़ा दूर है और एक थोड़ा पास। चलिए जमीन ड्रॉ कर देते हैं। यह है आपकी जमीन, और इस जमीन पे हमारे दोनों गाड़ी पी एंड एस। सेम साइड ऑफ द टावर है। पहली वाली जो एंगल बनेगी वो 30 डिग्री की बनेगी, दूसरी वाली एंगल बनेगी 60 डिग्री की बनेगी। लेकिन एंगल बनाने के पहले बात कर लेते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस के बारे में। लाइन ऑफ रेफरेंस के बिना कैसे बनेगा डायग्राम, कैसे बनेगा एंगल? एंगल तो एक से बनता नहीं है, दूसरा चाहिए होता है उसको। तो आइए लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं ऐसा। दिस इज योर लाइन ऑफ रेफरेंस, दिस इज योर लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ हो गया। अब दो एंगल बनाना है, 30 एंड 60। ये जो आपने एंगल बनाया दैट इज 30 डिग्री, और ये जो आपने एंगल बनाया दिस वन, दिस इज 60 डिग्री। तो मैंने दो एंगल बनाया यहां पर, एक 30 एक 60। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, बचपन वाली बात है वैसे तो। इफ दिस इज 30 देन दिस इज 30 बाय द वर्च्यू ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड देखना 60 डिग्री बन रहा है ना,
इफ दिस इज 60 देन दिस इज 60 बाय द वर्च्यू ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। मतलब भाई अगर ये 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये 60 है, देखिए जी बन रहा है, जी दिख रहा है, जी बनता हुआ, ये दिख रहा है, ये दिखा, इसे अपने क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स के तहत हमारी जो 60 डिग्री है वो यहां पर प्लॉट हो जाएगी 60 डिग्री। अब चलो मैं इसे प्रैक्टिकली बात कर लेता हूं। जो आपके टावर के बहुत करीब है उसको देखने के लिए आपको अपना गर्दन ज्यादा झुकाना पड़ेगा, ऐसे जितना ज्यादा गर्दन झुकाओगे उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। नीचे की तरफ देख रहे हो ना, जो थोड़ा सा दूर है उसको देखने के लिए ना आपको अपना गर्दन ज्यादा नहीं झुकाना है, हल्का सा टिल्ट करना है। कितना, 30। लेकिन जो करीब है उसको 60, 30, समझ रहे, 30 60, तो इसीलिए 30 60। अब आ जाते हैं अपने दो ट्राइंगल्स पे। अब देखना इस चैप्टर में 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आर गोइंग टू टेक tan एज माय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसके पीछे का कारण क्या है, कारण साफ है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उन डायग्राम्स में जो हाइपो होता है ना, हाइपो वो इमेजिनेटिव होता है। क्या है आपका हाइपो यहां पर, ये जो आप अपना हाइपोस बनाए हो वो क्या है, वो तो लाइन ऑफ साइट है। बंदा देखा कैसे, तो बंदा देखा एपी, बंदा देखा एएस। इन द सेम वे जो मैंने प्रीवियस भी डायग्राम बनाया था वो तो लाइन ऑफ साइट था, आपने देखा है वैसे, थोड़ी ना वो कुछ है, ना वो हाइट है, ना वो ग्राउंड है, वो डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। वो क्या है, वो सिर्फ एक लाइन ऑफ साइट है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप tan से काम चला लो। जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक है बड़ा ट्राइंगल, एक है छोटा ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल है एपीबी, एपीबी, और बड़ा ट्राइंगल कौन सा है भैया, बड़ा ट्राइंगल है हमारे पास एएसबी। देखिए अभी तक तो समझ गए होंगे स्कीम क्या है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे सेम तरीके से सॉल्व होंगे, वर्किंग भी सेम होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी सेम होगा, कुछ नहीं बदलेगा। अब बदलेगा तो सिर्फ भाषा बदलेगी कि किस भाषा में आप इस क्वेश्चन को फेंक रहे हैं। एपीबी छोटे वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे 60, tan यूज करेंगे, फेवरेट है मेरा। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। आप सोच के बताइए, नहीं आप ही सोच के बताइए कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और आपका बेस क्या है, बीपी है। अगर मैं सेम ही लॉजिक को फॉलो करूं तो मेरे ए बी का वैल्यू 75 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। कहां लिखा था, लिखा था ना 75 मीटर ऊंचा टावर है, तो मैं क्या लिखूंगा ए बी के जगह पर 75 लिख दूंगा। और आइए बीपी पे बात करते हैं। बीपी ये है हमारा बीपी। नहीं पता बीपी का वैल्यू कितना है, जो नहीं पता है मैं अपने एक्स को याद कर लूं, और ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, चलो मैंने वाई को याद कर लिया, फंसना नहीं अपने को। ये एक्स ये वाई दोनों अननोन थे हमारे, लो एक एक्स और एक पहले भी यही किया भाई, नथिंग न्यू। तो एबीपी में आपने जो tan 60 का यूज किया है, इसका परपेंडिकुलर है 75, इनका बेस मुझे नहीं पता, इनका बेस मान लूंगा x। और इस तरीके से जब मैं tan 60 का वैल्यू पुट करूंगा √3, तो यहां पे आ गया 75 बाई x। x का आंसर कितना है, 75 बाई √3 मीटर्स, ऑफ कोर्स मीटर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया x का। x को भेजा ऊपर और √3 को लाया नीचे, दैट्स इट, आ गया x का आंसर। आते हैं अपने बड़े वाले डायग्राम में, विच इज ASB। ASB में यहां पर 90 डिग्री, लेकिन जो एंगल बन रही है वो 30 बन रही है। तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर माने कितना, परपेंडिकुलर पहले भी 75 था भाई, अभी भी 75 ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई कि आपकी गाड़ी आगे पीछे जाएगी तो आपका टावर थोड़ी ना छोटा बड़ा हो जाएगा, वो तो उतना ही होगा जितना वो था। तो इस हिसाब से मैं जब परपेंडिकुलर लिखूंगा तो मैं अभी भी क्या लिखूंगा, 75, और बेस के जगह में लिखूंगा x प्लस वाई, करेक्ट, ठीक है। tan 30 मतलब क्या होता है, tan 30 मतलब होता है 1 बाई √3, यहां पर है 75, ठीक है। और x की वैल्यू हमें पता है विच इज 75 बाई √3, और ये लिखा है y। तो आप देखिए यहां पर जो यहां पे x लिखा था ना, x प्लस वाई ऐसे करके, x प्लस वाई, ये x के जगह पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है 75 बाई √3। तो पाइथागोरस थ्योरम की लिमिटेशन ये हुआ करती थी कि हमें
परपेंडिकुलर बेस और हाइपो में से दो का नॉलेज होगा तो मैं तीसरा निकाल पाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री इज द बिग डैडी। वो क्या किया, वो बोला सिर्फ एक साइड बता, दूसरा तीसरा सब निकाल के देगा। आप एक बात बताओ, आपके ट्राइंगल का नाम था ट्राइंगल ए पी बी, उसमें आपको पता था सिर्फ ए बी जो कि आपका परपेंडिकुलर था। एक साइड पता है और तू बाकी सारा निकाल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का देन है। पाइथागोरस दो मांगता है, बोलता है परपेंडिकुलर बेस दे हाइपे दूंगा, हाइपो बेस दे परपेंडिकुलर दूंगा, हाइपो परपेंडिकुलर दे बेस दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का नतीजा ये है कि वो एक साइड मांगता है और बोलता है बाकी सारा हम दे रहे हैं, रुक जा, बस एक एंगल बता दे। सिंपल। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम का है। जहां पे पाइथागोरस खत्म होता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा। तो इसी लॉजिक के अनुसार आप याद रखना कि यहां पे आपको 75 पता था, एक साइड पता था। नाउ यू हैव द कैपेसिटी टू फाइंड व्हाटएवर यू वांट। इन द सेम वे यहां पर भी देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का आंसर 75 है, बता दिया था। क्यों? बेस के जगह पर पूरा लेंगे, है ना, पूरा, ये पूरा है बेस। ऑफ कोर्स बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो बेस लेंगे x प्लस वाई। x की वैल्यू हमें पहले से पता थी, तो मैं क्यों उसको बार बार, क्यों उसको मैं एकदम रिपीटेशन में, उसको फायदा नहीं है। x बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये कैलकुलेशन करने की बारी है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, ध्यान देना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा स्टेप है बस, जिसे अपने कहते थे बचपन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने √3 इंटू 75 किया, ये आ गया 75 √3 इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और भाग जाएगा ऊपर। ये पूरा ब्रैकेट 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये भाग जाएगा कुछ ऐसे। तो 75 बाई √3 प्लस वाई इंटू 1, 75 बाई √3 प्लस वाई इंटू 1 करके अगर भी क्या लोगे वो तो वही हो जाएगा। y की आंसर चाहिए आपको, आपने क्या किया, 75 √3 माइनस 75 बाई √3 इज इक्वल्स टू वाई। कैसे? इनका साइड चेंज करके। अगर आप इनका साइड चेंज कर लोगे, आप एलसीएम भी कर सकते हो। एलसीएम करोगे, ये √3 ऊपर जाके भागेगा, जहां पे ऑलरेडी एक √3 है, ये √3 ऊपर वाले के साथ अटैच होके बना देगा 3। दिस बिकम 75 इंटू 3। यहां पर दूसरे वाले केस में सिनेरियो डिफरेंट है, √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा और जो ऊपर था बस वही बचेगा। कौन था ऊपर? ऊपर था 75। आप उसी को वापस से कॉपी कर लीजिए। तो यहां पर आ गया 75 इज इक्वल्स टू वाई। तो आपने क्या किया, ये √3 को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ऊपर भागा और ये √3 के साथ मिलके बना लिया 3, और ये 3 इंटू 75। यहाँ पे √3 कॉमन हो गया, कॉमन होके कट गया, जो बचा क्या बचा, सिर्फ 75। और इस तरीके से अगर आप 75 इंटू 3 माइनस 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 225 माइनस 75, जिसका आंसर होता है 150। क्या होता है? 150, 150 बाई √3। रैशनलाइजेशन क्लास 9 को याद कर लो, और अगर आप क्लास 9 को याद करोगे तो ये आपके थर्ड एक्सरसाइज का एकदम बिगिनिंग में बता दिया था, है ना। नीचे √3 और ऊपर √3, दोनों जगह √3 मल्टीप्लाई कर लो। इसका फायदा क्या होगा, चलो समझाते हैं हम आपको। तो सिंस आपने नीचे एक √3 मल्टीप्लाई किया है, तो ये नीचे √3 मल्टीप्लाई करते ही ये √3 और √3 मिला के हो जाएगा 3। और आपने तो ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई किया ना, यहां पर भी √3 आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 150√3। दोनों जगह आपने √3 मल्टीप्लाई करके एकदम चीजों को बैलेंस में रखा है। ये 3 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 50, और आपका आंसर हो गया y का 50 √3। एंड दैट्स इट, हो गया काम। ये y की वैल्यू आ गई। अगर आप पूछो कि भाई बताओ कि मैं अपने x के साथ भी ऐसा कर लेता तो अच्छा होता क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, नो, नको। वाई? बिकॉज आपसे पूछा था कि दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और दोनों गाड़ियों मतलब P और S के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो y है, तो मैं y पे फोकस करूंगा ना, मैं क्यों निकालूं x। वैसे रैशनलाइज कर लेते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, इसका आंसर 25 √3 आ जाता, बट करेंगे क्यों, पूछा थोड़ी ना हमसे। ये थोड़ी ना पूछा है कि जो पहली वाली गाड़ी है वो हमारे कितने करीब है, तो हम बोल देते x है 25 √3, लेकिन पूछा तो y था, तो y का आंसर निकालो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लो वापिस से लाइट हाउस बोलता है, दो शिप है, एक शिप दूसरा शिप, सेम डायग्राम बन रहा है, देख लो। पहले वाले शिप का नाम भी हम सेम दे देते हैं, नो कंफ्यूजन। ये है PS, और हमारे लाइट हाउस का जो नाम है वो भी सेम रहेगा, विच इज AB। डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 100, लो डिस्टेंस बिटवीन द शिप, शिप का नाम क्या था, जो पहले गाड़ी का नाम था PS, डिस्टेंस कितना है 100। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता होगा, निश्चित है x बोलूंगा,
जो डिस्टेंस मुझे नहीं पता वो मैं क्या बोल दिया, वो मैं x बोल दिया। मुझे हाइट भी नहीं पता होगा, क्या बोलूंगा, y बोल दूंगा। देखिए बोला है क्या हाइट, नहीं बोला है ना, क्योंकि उसमें हाइट दे दिया था, इसमें हाइट नहीं दिया है। कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए क्वेश्चंस में, तो मैंने यहां पर इसे दिया y और इसे दे दिया मैंने x। आपसे कहा है कि जो पहली एंगल बनी है वो बनी है 30 डिग्री की, और जो दूसरी एंगल बनी है वो बनी है 60 डिग्री की। सॉरी माय बैड, दूसरी एंगल 45 की है भाई, ठीक है, क्षमा, ये आ गया 45। तो आप एक बात सोच के बताइए कैसे डिफरेंट है ये पिछले वाले क्वेश्चन से। हम क्या करेंगे, हम इस 30 को यहां पे और इस 45 को यहां पे प्लेस कर देंगे। मैंने इसका रीजन आपको समझाया था कि क्यों ये अलग अलग एंगल्स बनते हैं, है ना। ऑल लाइज इन द गर्दन, गर्दन ऐसे ऐसे, है ना, बस काम हो जाएगा। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, पहले भी वही दो ट्राइंगल्स थे। पहले वाले का नाम है ए पी बी और दूसरे वाले का नाम है ए पी बी। समझ गया ना कौन सा, छोटू वाला, ये देखो पुटकी सा जो ट्राइंगल था हमारे पास, उसका बात कर रहा हूं मैं, है कि नहीं है। तो पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए पी बी, और जो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है वो है ए एस बी। देख लो ए एस बी, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। क्या नाम है इनका, ए एस बी, ए एस बी। पहले वाले में जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें जो डिग्री बन रही है वो बन रही है 45। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है y, बेस है x, tan 45 का आंसर होता है 1, और इस तरीके से x इज इक्वल टू y आ गया है। बस इसी का तो इंतजार था, पहले इक्वेशन मिल गया, आइए दूसरे वाले में उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वाले में ए एस बी है और ए एस बी में जो एंगल बनी है वो बनी है 30 डिग्री की। tan 30 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बेस कैलकुलेट करने के लिए लाइट हाउस से हम पहुंचेंगे पहले वाले शिप तक जो कि है x, फिर पहले वाले शिप से दूसरे वाले शिप तक जो कि है 100। तो अगर मैं इस पूरे साइड का बात करूं तो 100 प्लस x बोलूंगा ना, क्या लिखूंगा यहां पर, 100 प्लस x। tan 30 मतलब होता है 1/√3 इज इक्वल टू y बाई 100 प्लस x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 प्लस x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा y√3। हमेशा की तरह मुझे दो इक्वेशंस मिले हैं, एक को सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरे वाले को कॉम्प्लिकेटेड है। 100 प्लस x इज इक्वल टू y√3। मैं क्यों ना x के जगह पर y लिख दूं, अचार डालने के लिए थोड़ी ना ये इक्वेशन लाए थे हम, गायबे हो गया, नाराज है हमसे, कहाँ गया, वेयर आर यू बॉय। हाँ, तो ये x इज इक्वल टू y थोड़ी ना आप उसको अचार डालने के लिए लाए थे। x के जगह y और y के जगह x लिख सकते हो, लिबर्टी है आपकी। हम प्रेफर करेंगे कि हम यहां पर x के जगह y लिख देंगे, और यहां पर क्या था, y√3। एज यू ऑल नो y का साइड चेंज होगा, 100 इज इक्वल्स टू y√3 माइनस y। एज यू ऑल नो मैं क्या करूंगा, y कॉमन ले लूंगा, आ जाएगा √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ही अपने कर चुके हैं, करेक्ट। अब हम करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि 100 के नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो देखिए क्या होगा, √3 माइनस y का इलाज करने के लिए हम यहां पे √3 प्लस y और ऊपर भी √3 प्लस y मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू y। √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 का आंसर होता है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 100 √3 प्लस 1 बाई 2। ये आपके y का आंसर। नाउ द लीस्ट दैट यू कैन डू, द लीस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इज कट्टम कुट्टी, 2 से काटोगे 100, 50 आ जाएगा। सो y का आंसर कितना है, 50 इंटू √3 प्लस 1। आपसे तो यही पूछा था ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, और हाइट कितना था लाइट हाउस का, हाइट था y, हाइट कितना था y। तो अगर आपकी हाइट y थी और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मतलब आपका आंसर आ चुका है। द आंसर इज 50 इंटू √3 प्लस 1। चाहे तो √3 के जगह पर 1.732 पुट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो, वरना आप इसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करना आपको, y का वैल्यू निकाल लिए, हिप हिप हुर्रे, यही हमारी ऑब्जेक्टिव थी। सही बात है ना भाई, चलो फॉलो अप कर लो इसे। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। ये लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 5।
अ टावर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। चलिए ये टावर हमने ड्रॉ कर लिया, टावर का नाम है ए बी एज यूजुअल, और यहां पर हमारा रिवर है, रिवर का नाम दे देंगे ए आर, और एट द टॉप ऑफ द टावर मेंशन किया गया है दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट पी ऑन द ऑपोजिट बैंक। सॉरी, आप इसे आर नहीं ले सकते, मेंशन किया हुआ है पी लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर पी लिया, और ये जो पी है ये मेरे रिवर के ऑपोजिट बैंक पर है। इसका मतलब कि ये जो ए पी है ना, यही आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर की विड्थ हो गई। तो ए मतलब एक नदी के एक तट पर टावर खड़ा है, दूसरे तट पर पी बैठा है। मैं इस बी से पी को देखता हूं, मैं इस बी से पी को देखता हूं। फिर कहा गया कि जो रिवर की विड्थ है भैया वो तो 40 मीटर की है, तो रिवर कितनी चौड़ी है, 40 मीटर। और बोला है कि दूसरी पॉइंट है क्यू जो कि 20 मीटर दूर है हमारे पी से, मतलब यहां पर क्यू भी है कहानी में, और ये क्यू हमारे पी से लगभग 20 मीटर्स डिस्टेंस पे बैठा है, और मैं इस क्यू को भी देखता हूं। तो बी पर बैठे बैठे मैंने दो चीजों को ऑब्जर्व किया है, पहला है पी और दूसरा है क्यू। जो क्यू है वो नदी उस पार क्यू पी से भी ज्यादा पीछे है, जहां पर पी है उससे भी 20 मीटर पीछे जाएंगे तो आपको क्यू मिलेगा। ऐसे आपका क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है। अगर ठीक से देखें तो मुझे यह नहीं पता कि मेरा टावर कितना लंबा है, मुझे यह भी नहीं पता कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसका, पी का नहीं क्यू का, वही तो निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहला सवाल है ऐसा जिसमें आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है, ये देखिए, ये है द फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि है क्यू, आप इसको थीटा मान ले, और ये है दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि भैया आपके सवाल में दे दिया है 30 डिग्री, तो उसमें तो टेंशन नहीं, आप उसको 30 डिग्री लिख सकते हो। दो पॉइंट्स है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब में दो दो पॉइंट्स करके थे, सब में दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया करता था, इसमें ये लोग कांड कर दिया है, एक एंगल दे दिया दूसरा एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, समझेंगे अच्छे से। ये 30 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट के मुताबिक ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। पहला ट्राइंगल का नाम हो गया ए बी पी, ये हमारा छोटा ट्राइंगल, ये हमारा छोटा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अनुसार 30 डिग्री है, आप हमेशा tan लेते हैं। हाइट इज रियल, नदी इज रियल, बट दिस लाइन ऑफ साइट इज इमेजिनेटिव। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका x, बेस है आपका रिवर, रिवर का वैल्यू है 40, आपको पता था। tan 30 मतलब हो गया 1/√3 और यहाँ पे है x/40, और इस तरीके से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 डिवाइडेड बाई √3। मतलब अब मुझे पता है कि हमारा कि जो टावर है वो कितना ऊंचा है। अगर आप इसे रैशनलाइज कर दें तो आई वुड से दैट इट वुड बी परफेक्ट। अब तुम बोलोगे भैया क्या बोला है रैशनलाइज करने को, नहीं बोला है, मैनर्स सीखिए, मैनर्स, ये मैथमेटिकल एटिकेट है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बोला था, हाइट ऑफ द टावर था x, अगर आप उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है मार्क्स ना कटे, हो सकता है मार्क्स कट जाए, क्या पता। ये है 40√3/3। हैविंग सेड दिस, अब अपनी बात करेंगे बड़े ट्राइंगल का। बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी क्यू है, ए बी क्यू। तो इस ए बी क्यू में आपका जो बेस है वो गिवन है, क्योंकि ये तो 20 था और ये अभी अभी आपने 40 रिवर के पास में एरो करके लिखा था, तो 20 और ये 40 मिला देंगे तो बेस के जगह आ जाएगा 60। और इस परपेंडिकुलर का भी देखिए आपको आंसर पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगल का भी तो परपेंडिकुलर वही है रे बाबा जो छोटे वाले ट्राइंगल का था, है कि नहीं। अब आपके पी क्यू का पोजीशन चेंज होने से हमारा टावर छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता, तो यहां पे ये जो ए बी है उसकी वैल्यू आपको पहले से पता था, विच इज 40√3/3, ये लिखिए। तो हमने क्या लिखा, हमने परपेंडिकुलर के जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू जस्ट कॉपी पेस्ट कर दी, यहीं पर से अभी अभी फाइंड आउट किए थे, और ये हो गया आपका tan थीटा।
आइए समझते हैं थीटा क्यों। क्योंकि ना जैसे आपने 30 को ट्रांसफर किया था यहां से यहां अल्टरनेट एंगल यूज करके, वैसे थीटा को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये देखिए वह जी बना रहा है, दिखाई दिया आपको, ये जी, ये दिखाई दिया जी। तो यहाँ पे थीटा है ना, वो थीटा फटाक से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस थीटा को लिखा नीचे, मैंने इस थीटा को लिखा नीचे। देखिए दिस इज थीटा, और आप जिस परपेंडिकुलर और जिस बेस को रिगार्ड किए हैं वो तो इसी थीटा के अकॉर्डिंग किए हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, मैंने जो tan का वैल्यू लिखा है वो 40√3/3 होगा, मैं गलती से x लिखा था, पार्डन। तो यहां पे 40√3/3, 40 का 0 और ये 0 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 2 3 6 और यहां पे 2। सो द आंसर इज 2√3 और ये 3 कंबाइन कर लेगा, बन जाएगा 9। सो द वैल्यू बिकम्स 2√3/9। क्या आ गया, 2√3/9, है ना। परपेंडिकुलर की जगह 40√3/3 था और बेस की जगह आपके पास 20 + 40 60 था। तो आपने 40√3/3 को 60 के संग जब डिवाइड किया तो 0 0 कैंसिल करने के बाद जो माहौल है वो ऐसा दिख रहा है, 2 × √3/9। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में जाना है। आपके बुक के पीछे हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स दिया रहता है, आप उस टेबल पे जाके ढूंढोगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज आपको कहां पर मिलेगा। हमें पता है दैट दिस इज 21 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये हमें पता है कि वो tan 21 है, ये tan 21 है, हमें पता है, मैं सोल्यूशन देख के आया हूं। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में कि ये कितना है। भैया ऐसे याद नहीं होता कि ये tan 21 है, वैसे 21 एग्जैक्टली है भी नहीं, 21.05 है, वो आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से मिलेगा। पहले आप इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई याद नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, ये आपको टेबल्स में मिलेगा या फिर आपके क्वेश्चन में लिख देगा कि भैया tan 21.05 इज इक्वल्स टू 2√3/9। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आप इसको कैसे करोगे, या तो क्वेश्चन में एकदम बोल्ड में लिख देगा कि भाई लो 2√3/9 इज tan 21.05, या फिर आपको एक टेबल दे देगा जिसमें से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर ढूंढना, टेबल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 21.05 है, उसको अवॉइड कर देते 1 मिनट के लिए, वैसे करना नहीं चाहिए था। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई है 21 डिग्री, इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करो, आपसे कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो देखिए पहला बात ये कि ये है आपकी बिल्डिंग और यहां से 2 पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट तो फर्स्ट लाइन में मेंशन्ड है पॉइंट ए, ये पहली पॉइंट है ए, एंड अनदर पॉइंट बी लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ए एंड द बिल्डिंग बट फार्दर अवे। ये जो बी था ये क्या था, ये थोड़ा दूर है, तो ए के मुकाबले जो बी की डिस्टेंस है वो थोड़ी सी अवे है, करेक्ट। चलो ठीक है, पहले वाली की जो डिप्रेशन है वो 45 है और जो दूसरे वाली की डिप्रेशन है वो 30 है। ये बहुत स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन हो गया। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो छोटा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है और जो दूसरे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। अब आपको क्या क्या गिवन नहीं है उसके ऊपर फोकस करिए, ये क्वेश्चन फटाक से सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन सर, इट इज 60 मीटर्स, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर्स। आपको ये आप पीक्यू ले लो, आपको दो चीजें नहीं पता, एक हमारी बिल्डिंग से फर्स्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस और दूसरा फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये हमारी टावर, उससे जो पहली वाली पॉइंट है वो x और उससे भी जो दूर है वो y।
तो आपको दो चीजें नहीं पता थी। पहला, आपको ये नहीं पता था कि हमारे टावर से हमारा पहला पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, और फिर आपको ये भी नहीं पता था कि हमारे पहले पॉइंट से हमारा दूसरा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। और ये हमेशा मेंशन कर देगा कि another point B lies on the same straight line with A and the building but farther away. In the case the angle of depression is 30 degree. अब ऐसे क्वेश्चंस में जो बेसिक कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा वो क्या देखा, मैं आपको समझाता है। वो ये आपको दिखाई देगा कि इसमें मेंशन नहीं किया है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सेम साइड ऑफ द टावर पे है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर पे है। नोबडी नोज बॉस। आपको ये नहीं पता कि सेम साइड ऑफ द टावर पे है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर पे है। मैं इन दोनों ही सिनेरियोज में आपको अलग अलग डायग्राम बना के दे देता हूं। आप देखिए, इधर ए मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं, और ये था आपका पी क्यू। ठीक है, ये जब ये ए की तरफ देखता है तो ऐसा कहा गया है कि 45 डिग्री मेंटेन करता है, और जब वो बी की तरफ देखता है तो ऐसा कहा गया है कि वो 30 डिग्री मेंटेन करता है। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो सेम साइड पे प्लेस्ड है, वो डिफरेंट साइड पे भी प्लेस्ड हो सकता है। जैसे यहां पर 30 डिग्री ऑल्टरनेट कंसेप्ट पे यहां बैठेगा आके, और ये जो 45 है ये यहां बैठेगा। इन द सेम वे ये जो 45 है इट गोज ओवर हियर, एंड ये जो 30 है इट गोज ओवर हियर। मैं आपको दोनों केसेस बता दे रहा हूं, क्या पता आगे जाके काम आ जाए, है ना। तो ये है सेम साइड ऑफ द टावर, ये है ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। मेंशन तो नहीं किया, बस ये बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन में है। अब अगर मुझे हमारे पहले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो मैं इधर भी x लिया था, करेक्ट। मैंने क्या किया था, x ले लिया था, और ये जो पूरी डिस्टेंस है मैं इसे y ले लेता हूं। अब यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, इन दोनों केसेस में y का मतलब काफी डिफरेंट है। इसमें हमने y को डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स माना है, और इस पे हमने y को डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द सेकंड पॉइंट माना है, क्योंकि P तो आपका टावर होता था। तो P से लेके सेकंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है मैंने उसको y माना है। तक कि वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे आपके दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को y माना गया था। तो आप प्लीज इस चीज को रिकॉग्नाइज करिएगा। हालांकि ये बात बोलना एकदम सेफ रहेगा कि नेम ऑफ द ट्राइंगल्स आर सेम। यहां पर जो आपकी ट्राइंगल है वो QPA है, छोटी वाली। यहां पर जो आपकी ट्राइंगल है वो QPA है, छोटी वाली। बड़ी वाली ट्राइंगल यहां पर है QBP, और यहां पर भी बड़ी वाली ट्राइंगल है QBP। तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन वैसे भी नहीं होगा। बट चलो अपने केस 1 केस 2 करके सॉल्व कर देते हैं। इस ब्लैक वाले का केस अपने यहीं पे सॉल्व करेंगे, रेड वाले के लिए अपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, मैं सेपरेट सॉल्यूशंस करूंगा, एकदम भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं ट्राइंगल PAQ में। 45 डिग्री है तो tan 45 क्या यूज करेंगे, tan 45। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब होता हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें मेंशन थी 60 मीटर, तो हाइट के जगह में यहां पे लिख दिया 60, और बेस अगर आप देखोगे ये 45 वाले केस में तो ये है आपकी परपेंडिकुलर और ये है आपकी बेस। बेस के जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो अपने यहां पर लिख देंगे x। tan 45 का मतलब होता है 1 हो गया 60 बाई x, और इस तरीके से आंसर आ जाता है 60 डिग्री नहीं, गलती से मैं डॉट दे दिया, डिग्री नहीं है, और 60 मीटर है। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाओ PBQ में। ठीक है, आप आ जाओ ट्राइंगल PBQ में। PBQ में हाल क्या है चलो देखते हैं। PBQ में मतलब इसमें हाल है 30 डिग्री, तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का आंसर है 60, बेस का आंसर है y, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 60 बाई y। परपेंडिकुलर दोनों केसेस में सेम रहेगा, बस बेस पहले x था अब y हो गया। अच्छा, जस्ट टू नोटिफाई यू वन थिंग, हमें tan 30 का वैल्यू तो पहले से पता है विच इज 1/√3। तो अगर मैं tan 30 का वैल्यू यहां पर यूज कर दूं तो y की वैल्यू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको मिल सकती है। y की वैल्यू हो गई 60√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू हो गई 60√3। अब अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए a से लेके b तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं फटाक से बोल सकता हूं कि a से लेके b तक की जो डिस्टेंस है AB
उसमें आती है x और उसमें आता है y। x मतलब कितना, x मतलब 60, y मतलब कितना, y मतलब 60√3। आप यहां पे लिखेंगे 60 प्लस 60 √3 मीटर्स। अच्छा, वन मोर एडिशन टू द गेम। सर यू कैन टेक 60 एज कॉमन। 60 कॉमन लेंगे, 1 प्लस √3 आ जाएगा। √3 की जगह 1.732 पुट करके आप 1.732 1 मिला के 2.732 जिसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 170 के आसपास आएगा। बट इसके बियॉन्ड सर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज वेरी पेटी टास्क टू डू। 60 कॉमन लेना है, 1 प्लस √3 की जगह पे 1.732 ऐड करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। एक सिनेरियो तो ऐसा है। एक सिनेरियो है रेड वाला ट्राइंगल, ये हमारा रेड वाला ट्राइंगल जिसके लिए मैं ऑल्टरनेट दे रहा हूं। आप देखिए ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा इनका। इनका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है पहला छोटा, विच इज ट्राइंगल PAQ। ट्राइंगल PAQ में हाल एकदम वही रहेगा, आप सरप्राइज हो जाओगे, एकदम सेम सेम आंसर आ रहा है इनका भी। दिस इज ट्राइंगल PAQ इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस का आंसर है x। tan 45 मतलब 1 होता है और इस तरीके से x का आंसर कितना आ गया, 60 मीटर ही आया, जैसा एग्जैक्टली वैसा है ना, एकदम सेम सेम। अब आप आ जाओ PBQ में, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा लेकिन डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आप जो बेस लोगे इस बड़े वाले ट्राइंगल में, वो बेस आप लोगे ये पूरा पूरा, मतलब ये पार्ट जो कि x है और ये पार्ट जो कि y है। मतलब आप जब यहां पे tan का वैल्यू निकाल रहे होगे तो आपको दिखाई देगा 30 डिग्री, तो आप यहां पे लिखोगे tan 30। क्या लिखोगे, tan 30। चलो लिखते हैं यहां पे, दिस इज tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इस 30 के लिए भी 60 मीटर होगा और बाई बेस करोगे, बेस के अंदर x प्लस वाई आएगा, यहां पे x प्लस वाई आ गया। tan 30 मतलब क्या होता है, tan 30 मतलब होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 60 बाई x प्लस वाई। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इधर चला गया, मल्टीप्लाई होके 1 के साथ x प्लस वाई दे दिया, और 60 इंटू √3। हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी था विच इज 60, तो मैं यहां पे लिखूंगा 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60√3। और अगर मैं साइड चेंज किया तो y का आंसर आ जाएगा 60√3 माइनस 60। तो y की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि आपको ऑपरेट कैसे करना है, ध्यान देंगे। y की आंसर 60 कॉमन ले ली जाएगी, यहां पर आ जाएगा √3 माइनस 1, सेम चीज वहां पे होगा लेकिन बीच में प्लस का साइन आएगा। यहां पर 1.732 आप पुट कर दो, -1, 60 इंटू 1.732 माइनस 1 करने पे आ जाएगा 0.732। इसका आंसर जो भी होगा वो फाइनल होगा, खत्म। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, स्मूथ स्मूथ, फाइन। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसके बाद अपने मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और बताइए कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि बिल्डिंग होती है छोटी, टावर होता है उससे बड़ा, और उससे बड़ा होता है क्लिफ। ये तीन टर्म्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके चैप्टर में। अब ये तर्क मत देना कि देखिए हम तो रहते हैं बुर्ज खलीफा पे, टावर हमसे भिन्न है, छोटा है, ऐसे नहीं होता है। इस चैप्टर में हमेशा बिल्डिंग को छोटा, टावर को उससे बड़ा, और उससे भी बड़ा क्लिफ को माना जाता है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये है हमारा बिल्डिंग, इनका नाम दे देते हैं AB, और मैं इस बिल्डिंग के छत पे खड़ा हूं, टावर के टॉप पर देख रहा हूं, टावर के टॉप को मान लेते हैं X, और फिर मैं टावर के बॉटम पर देखता हूं जिसे मैं मान लूंगा Y। तो बिल्डिंग पे खड़ा होकर कोई काम तो है नहीं, एक बार हम टावर के टॉप पे देखते हैं, एक बार टावर के बॉटम पे देखते हैं। और टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे जो एंगल्स बन रही है डिप्रेशन और एलिवेशन की, वो 45 और 30 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, लाइन ऑफ रेफरेंस के बिना काम होता नहीं है। ये हो गया लाइन ऑफ रेफरेंस आपके एंगल ऑफ एलिवेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 पे है, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 पे है, देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30,
क्योंकि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो मैं इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहूंगा। अब उसी टॉप ऑफ द टावर से मैं, उसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैं टावर के बॉटम पर देखता हूं। तो ये बिल्डिंग है, एक बार ऊपर देख रहा हूं टावर के, एक बार नीचे देख रहा हूं टावर के। तो टावर की हाइट कितनी होगी? टावर की हाइट कितनी होगी? टावर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स की मदद लेनी पड़ेगी, इधर से ये और इधर से ये मिल जाएगा मुझे। तो इसी स्ट्रैटेजी को होल्ड करते हुए सबसे पहले अपना डायग्राम बनाएंगे कि ये है हमारी बिल्डिंग और ये यहाँ पे टावर। बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होकर एक बार ऊपर देखूंगा, एक बार नीचे देखूंगा। ऊपर देखूंगा एलिवेशन, नीचे देखूंगा डिप्रेशन। एलिवेशन की डिग्री कितनी है? एलिवेशन की डिग्री 30 है। डिप्रेशन की डिग्री कितनी है? डिप्रेशन की डिग्री 45 है। और उनके बीच में लाइन ऑफ रेफरेंस ब्लैक कलर का ड्रॉ किया गया है, देख लो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देखते हुए आप बना रहे हो 45 डिग्री। जमीन बना लेते हैं, ये है आपकी जमीन, ठीक है, ये है आपकी जमीन। अच्छा, इनका भी नाम दे देते हैं जी, ये हो गया हमारा जी। तो देखिए, हम कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार ऑल्टरनेट एंगल लगाने का नौबत आ जाता है। यहां पर ऑल्टरनेट एंगल है 45, तो यहां पर भी आप दे देंगे 45, है ना। तो ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। और इस लॉजिक के अनुसार हमें मिलेंगे दो ट्राइंगल्स। पहली ट्राइंगल जो है वो है बी एक्स जी, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो है बी ए वाई। बी ए वाई, ट्राइंगल बी ए वाई। ओके, एक इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में ना आपको पहले किस ट्राइंगल पे काम करना है ये आपको हिंट्स मिल जाएगा क्वेश्चन में। अब देखो, क्वेश्चन में कहा गया आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 40 मीटर की है, तो आप यहां पे लिख दो 40 मीटर। तो आप देखो, एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है और वो किस ट्राइंगल में गिवन है? वो ट्राइंगल बी ए वाई में गिवन है। तो जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले आप उससे स्टार्ट करिए और फिर आप मूव करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो देखिए, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ट्राइंगल बी ए वाई का, रीड करते हैं। तो इट इज tan 45 डिग्री, एज यूजुअल tan यूज हो रहा है। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 40 और बेस है ए वाई। ओके, tan 45 का मतलब होता है 1 और ये हो गया ऐसा ए वाई। तो tan 45 का आंसर 1 था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से यहाँ पे ए वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 40 मीटर्स की। 40 मीटर्स की ए वाई है, मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं 40 मीटर्स। अब मैं आपका एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। एक रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, और ये अगर 40 मीटर की है तो ये भी 40 मीटर की हो जाती है। अब ये जो रेक्टेंगल वाला सेटअप है, इसका कहानी मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि आप देखो ये जो पोर्शन है ना, ये एक रेक्टेंगल जैसा बिहेवियर दिखा रहा है। ये पोर्शन एक रेक्टेंगल जैसा बिहेवियर दिखा रहा है, करेक्ट है ना। तो उस हिसाब से अगर ये लोअर सेक्शन 40 का है तो ये अपर सेक्शन भी 40 का हो जाएगा। और यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं दैट बीजी इज इक्वल्स टू ए वाई इज इक्वल्स टू 40। तो बीजी की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक्स जी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, और इनके बीच का जो रेशियो है वो बिल्कुल tan 30 है। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। 30 के ऑपोजिट में जो आपको एक्स जी दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, और बेस के नाम पे आपके पास है बीजी, और बीजी की वैल्यू आपने 40 पुट की थी। tan 30 मतलब कितना होता है? tan 30 मतलब होता है 1/√3, करेक्ट। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 40 ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से मुझे एक्स जी का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पे हम लिखेंगे एक्स जी इज इक्वल्स टू 40 ऊपर गया, बिकम्स 40/√3। एक्स जी इज इक्वल्स टू 40/√3 multiplying √3 on both the sides, numerator and denominator मैं दोनों में √3 मल्टीप्लाई किया। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी 40/3 इंटू √3। यहां पे बाबू तुम वैल्यू पुट कर लेना, √3 की जगह पर 1.732, अपना आंसर प्रोसीड कर सकते हो। आ जाते हैं अपने अगले सवाल में। A tower stands on the same horizontal plane as a building and from the top of the building which is x meters high। चलो सेम मॉडल पे डायग्राम बनाएंगे अपने, ठीक है। एक शॉर्टर लाइन और एक लॉन्गर लाइन। अब बताइए, जो शॉर्टर लाइन है वो क्या है? एज इंस्ट्रक्टेड वो आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए ए बी, और आपकी जो लॉन्गर लाइन है वो क्या है? वो हो गई आपकी टावर, जिसे मैं मान लूंगा एक्स वाई, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में भी एलिवेशन है और डिप्रेशन है। ऊपर की तरफ मैं एलिवेशन करूंगा, नीचे की तरफ मैं डिप्रेशन करूंगा।
बहुत बारी आपके एग्जाम में अपीयर कर चुका है। और इस क्वेश्चन को पिछले वाले सम्स से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। ये जो क्वेश्चन ओरिजिनली था वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया था, तो मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए ताकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे क्वेश्चन। तो अब आपके बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपसे ये कहा गया है दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। मतलब अब आपको बिल्डिंग नहीं पता, अब आपको टावर पता है। क्वाइट कॉन्ट्रारी टू द प्रीवियस सिचुएशन, यहाँ पे जो हाइट ऑफ द टावर है 30 मीटर्स की है। इन शॉर्ट आपको XY की जो पूरी वैल्यू है वो आपको पता है 30 meters. So the totality of XY is known to you. पिछले वाले सम्स में कैसे रेक्टेंगल सेटअप ने हमारा मदद किया था वो आप देखे थे। इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेम थिंग मैं इसमें भी एक रेक्टेंगल सेटअप बनाऊंगा और आपको दिख रहा होगा कि वो रेक्टेंगल कहां बनेगा, है ना, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। तो फिलहाल के लिए जस्ट दिस लाइन वुड बी इनफ और इनको मैं मान लूंगा Z। और इसको अगर मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा BY एंड BY इन योर स्पेशल केस becomes the ground। BY क्या आपका ग्राउंड है। ओके, अपने को करना क्या है, सबसे पहले जो अननोन सिचुएशंस है उनको मार्क कर लेते हैं। एक मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं पता तो मैं उसको x मानूंगा, जैसा कि मेरे क्वेश्चन में बताया गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जिसकी हाइट थी x मीटर्स, तो मैं यहाँ पे x लिख दिया। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए जो मेरी टावर है वो मेरे बिल्डिंग से कितनी दूर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। तो बिल्डिंग और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी इस सर्टेन सिचुएशन में BY है। तो मैं BY को P मान लेता हूं, P मान लो या फिर D मान लो, डिस्टेंस है तो चलो D मान लेते हैं, ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो हमने क्या किया, तो हमने इसे D मान लिया। ओके, देखिए नोटेशन सब आपको दिख रहे होंगे। तो डिस्टेंस को D और जो हाइट है वो तो एज इन द क्वेश्चन मेंशन किया गया था वो उसको x मान लेंगे। हमारे पास एज यूजुअल एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है। एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री की है, तो यहाँ पे जो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं उसको मैं बोल दूंगा कि देखो ये तो एलिवेशन 30 डिग्री की है। और जो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं डिप्रेशन, वो क्रिएट हो रही है 45 डिग्री पे। अब ऑल्टरनेट एंगल हमेशा डिप्रेशन के टाइम पे लगता है, तो ये पहुंचा देगा आपको 45 डिग्री नीचे। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स पे आपको काम करना है जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। ट्राइंगल्स का नाम भी एकदम सेम है। एक है BXZ, BXZ इज द अपर सेक्शन, मैं रखूंगा यहां पे BXZ। ओके, और फिर जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा वो है ABY, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, करेक्ट। अब मैं अगर अपने डिप्रेशन का वैल्यू देखिए तो 45 था, और इस 45 में अगर मैं रहूं तो BAY में अगर मैं tan 45 अप्लाई करूंगा जस्ट लाइक द प्रीवियस सिचुएशन, परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा। परपेंडिकुलर मतलब 45 के ऑपोजिट वाला साइड, और 45 के ऑपोजिट में कौन बैठा है, 45 के ऑपोजिट में बैठा है x, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और अगर मैं बाई बेस करने जाऊं तो बेस की वैल्यू है t विच इज डिस्टेंस। tan 45 इज इक्वल्स टू x बाई डी। tan 45 का आंसर आपको पता है 1 होता है, तो 1 का आंसर आ जाएगा x बाई डी। और इसी से आपको मिलेगा आपका पहला इक्वेशन विच इज d इज इक्वल्स टू x। क्या मिल गया, d इज इक्वल्स टू x। हमारे ट्राइंगल BAY का यही फंक्शन था, हमारे ट्राइंगल BAY का यही फंक्शन था और कोई फंक्शन नहीं था। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे ट्राइंगल के बारे में जिसको अपने कहेंगे यहां पर XAY। ये देखिए ये XAY, इसका बात हो रहा है। अब ये जो रेक्टेंगुलर वाली प्रॉपर्टी है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप इस रेक्टेंगल वाले प्रॉपर्टी पे जाओगे तो जो आपकी BY की वैल्यू है वो AZ से मैच करेगी, तो जो BY की वैल्यू है वो AZ से मैच करेगी, और BY की वैल्यू आपने D होल्ड की थी तो AZ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत हाईलाइटेड चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है जो कि अपने पिछले वाले क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही डिस्कस करके रखे थे। ओके, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ना ये 40 था, तो 40 और ऊपर भी 40 था, तो 40-40 आपने मैच करा दिया था, इफ यू रिमेंबर ये स्टेटमेंट रखे थे आप। तो इस बार ना आपकी जो लोअर सेक्शन है वो D है, तो अपर सेक्शन भी D होगी। तो अब अगर आप BXZ में बात करें तो यहां पे अपने यूज करेंगे tan 30। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, करेक्ट, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का नाम क्या आप नोटेड रखना, परपेंडिकुलर का नाम है XZ। ओके, और बेस का नाम क्या है हमारे पास, बेस का नाम है हमारे पास AZ। ओके,
आइए अब हम बी एक्स जी वाला कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि बी एक्स जी हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ध्यान देंगे। tan 30 मतलब होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह पर आपने लिखा है एक्स जी और बेस की जगह आपने लिखा है ए जी। बेस की वैल्यू क्या होगी आपको बहुत अच्छे से पता है, बेस की वैल्यू थी ए जी मतलब होता है डी, तो मैं लिख सकता हूं बेस के जगह पर डी। इनकी भी बेस कितनी थी, इनकी भी बेस डी हुआ करती थी, है ना। और जो दूसरी वाली ट्राइंगल है उनकी बेस क्या थी, एजी, और एजी क्या होगा एग्जैक्टली वही जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, इसको भी आप डी होल्ड करोगे। तो यहां पे आप अच्छे से स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जो मेरी एजी की वैल्यू है, जो मेरे एजी की वैल्यू है ना, लोअर सेक्शन से मैच कर रही है, जिसको मैंने डी लेट किया है, आपने डी से माना है, लेट किया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी पे आ जाते हैं, विच इज एक्स से लेके जी तक का डिस्टेंस, और यहां पर आपके थोड़े से चांसेस है गलती करने के। आइए समझते हैं कि जो टोटल टावर की डिस्टेंस है वो 30 है, और इस टावर के दो सेक्शंस हैं, एक है अपर सेक्शन, एक है लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन का नाम है एक्स जी, लोअर सेक्शन का नाम है जी वाई। आपके डेटा में सिर्फ एक्स जी का डिटेल्स पूछा है, तो आइए एक्स जी कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये पूरी लेंथ थी 30 की, और जो लोअर सेक्शन है आप उसे एक्स माने थे, क्योंकि रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है, अगर ए बी एक्स है ऑफ कोर्स जी वाई को भी आपको एक्स मानना ही पड़ेगा। तो फिर से आ जाते हैं गेम पे, ये पूरा लाइन है, इसके लोअर सेक्शन अगर एक्स है और इस पूरी लाइन की लेंथ 30 है, तो अपर सेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताइए, आप बताइए। ये बात तो आप समझ रहे हो ना, अगर ये x है तो ऑफ कोर्स ये भी x होगा। तो अगर पूरी लेंथ 30 है, अगर ये पूरी लेंथ 30 है और ये लोअर सेक्शन x है, तो ये अपर सेक्शन कितनी होगी, पूरी 30 है, लोअर सेक्शन x है, अपर सेक्शन कितनी होगी, यस इट्स 30 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे यहां पर, अपने लिखेंगे यहां पर 30 माइनस एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि कोई डिटेल्स नहीं दिया हुआ है हमारे एक्स जी के बारे में, लेकिन एक्स जी का डिटेल्स गिवन है। इस टोटलिटी में से इस लोअर सेक्शन के वैल्यू को, मतलब ये एक्स को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जो डी की वैल्यू है वो एक्स से मैच करती है। आप देखिए, आप पहले वाले ट्राइंगल में तो यही पाए थे दैट एक्स इज इक्वल्स टू डी। तो एक काम करते हैं, तो अपने ना एक्स की जगह पर डी लिख देते हैं। हाँ, तो जो 30 माइनस एक्स था, अब वो 30 माइनस डी लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे अपने, 30 माइनस डी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये d इंटू 1 क्या हो गया, d, और ये √3 के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3, और यहां पर आ गया 30 माइनस डी। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, d इज इक्वल्स टू 30 √3, √3 और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3d। चलिए इनका साइड चेंज कर लेते हैं, ये है √3d प्लस d इज इक्वल्स टू 30 √3। हमने क्या किया, अपने वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाया, मतलब जितने भी डी वाले टर्म्स थे वो एलएचएस पे आ गए, तो ये हो गया √3d प्लस d इज इक्वल्स टू 30 √3। शुडंट बी अ प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करें, अब d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा √3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 30 √3, और d का आंसर निकालने के लिए 30 √3 के नीचे √3 + 1 को जाना पड़ेगा, ठीक है, √3 + 1 को जाना पड़ेगा। ये वर्कआउट आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए, यहां पर आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इतना मेहनत सब बेकार हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिर्फ वेरिएबल्स को एक साइड पे बुलाओ, डी कॉमन ले लो, और उसके बाद जो कोएफिशिएंट आ रही है √3 + 1 उसका साइड चेंज कर दो। अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड विच इज रैशनलाइजेशन। अपने क्या करेंगे, अपने यहां पर करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्यों, क्योंकि नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है ना, √3 + 1 इंटू √3 - 1 में पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो याद करो, पहले भी किए थे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिसका आंसर कितना होता था, 2 होता था।
और ये 2 है, ऊपर देख लीजिए आपके पास 30 है, √3 है एंड √3 माइनस 1 है। मैं क्या करूंगा, इस 2 के साथ इस 30 का कैंसिलेशन करूंगा, यहां पे √3 माइनस 1 है। अब देखिए इस √3 माइनस 1 का करना क्या है आपको, रियलिटी में अगर बात की जाए तो ये √3 माइनस 1 √3 की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप उसको 1.73 लोगे तो भी खुश रहेगा टीचर। 1.73 में से आपको -1 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। √3 माइनस 1 मतलब 1.732 माइनस 1, जिसका आंसर आएगा 0.73। ये 2 और ये 30 कैंसिल होके हो जाएगा 15। तो आपका आंसर है 15 इंटू √3 इंटू 0.73। इस √3 की वैल्यू कितनी है, इस √3 की वैल्यू है 1.732। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, अब आपका फाइनल आंसर लिखा जाएगा 15 इंटू 1.732 इंटू 0.73 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये हम क्वेश्चन में मैनिपुलेशन की है इसलिए इसकी कैलकुलेशंस इतनी डिफिकल्ट आ रही है। इस चैप्टर में कैलकुलेशंस जनरली डिफिकल्ट होती है एडवांस लेवल पे। अब अपने लास्ट स्लाइड में आ जाएंगे, विच इज दिस, 2 वर्टिकल टावर्स ए बी एंड सी डी स्टैंडिंग 100 मीटर्स अपार्ट। 2 वर्टिकल टावर है और दोनों के बीच में 100 मीटर्स का फर्क है। ठीक है, 100 मीटर्स का फर्क है, मतलब ये जो बेस टू बेस की जो डिफरेंस है वो कितनी है, वो 100 मीटर्स है। चलो ठीक है, अच्छा डायग्राम बन रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट tower, the angle of elevation to the top of the second tower is 30 and the angle of depression to the foot is 45। तो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के लाइंस पर है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स थोड़े से डिफरेंट है। आपसे कहा गया है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो 45 है। तो वो ऑल्टरनेट एंगल वाला सेक्शन लगेगा, ये भी 45 हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया गया था, 30 डिग्री बताया गया था। और इस तरीके से इसमें बोला गया कि एक टावर जो दूसरे टावर से थोड़ा सा ऊपर है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक है ABX ट्राइंगल ABX और दूसरा है, देखिए ABX कौन सा, हमेशा यही होते आया है ना, एक बॉटम वाला ट्राइंगल एक टॉप वाला ट्राइंगल। तो यहां पे भी 90 डिग्री के साइन है। और एक आप ले लीजिए AZY। जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, हमने क्या किया, ये हो गया AZY। ओके, अब क्या कर सकते हैं भाई, जैसे इक्वेशंस बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट नॉट टू मच। इनकी जो परपेंडिकुलर है, आई मीन जो छोटी वाली टावर की हाइट है, मैं उसको x मान लेता हूं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, छोटे वाले टायर मतलब छोटे वाले टावर के हाइट को x तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे तो दोनों का हाइट पूछा है ना, तो इसको x मान लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली उस रेक्टेंगल वाले प्रॉपर्टी के अनुसार ये भी x हो जाएगा, है ना, मानते हो ना। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने इस YZ पे। ठीक है, इस YZ को अपने P मान लेते हैं। ठीक है, इस YZ को अपने P मान लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने दोनों ट्राइंगल्स पे, देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स हम लोग को कहां लेके जा रहा है। पहले ABX का बात कर लेंगे। ABX में आप यूज कर रहे हो tan 45 डिग्री, है ना। tan 45 डिग्री मतलब होता है 1। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इस tan 45 के ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर दिखाई देगा विच इज x एंड द बेस दैट यू आर लुकिंग एट इज 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आ जाते हैं ट्राइंगल AZY में। ट्राइंगल AZY में आपके पास है tan 30, है ना। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा आपके एंगल के ऑपोजिट में पाई जाती है। जिसे आप P माने थे, वैसे था तो YZ, लेकिन आपने उसे P माना था और परपेंडिकुलर बाई बेस करने को कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं वापस से उस रेक्टेंगल वाले प्रॉपर्टी पे। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के तहत ये जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है वो मैच करेगा, है ना। तो दोनों जो ऑपोजिट साइड्स है वो मैच करता है। तो असल में अगर आप AZY में बात करें तो ट्राइंगल AZY जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसकी बेस एक्चुअली कितनी है, उसकी बेस है AZ, लेकिन जो बेस है AZ वो अपना साइड किससे शेयर कर रहा है, BX से। मतलब AZ की वैल्यू जो थी और जो BX की वैल्यू थी वो मैच कर रही है। और हमें पता है कि AZ और BX का आंसर कितना है, 100 है। हमें पता है कि उनका आंसर कितना है, 100 है।
अच्छा, तो इनके बेस के जगह मैं इस 100 को बोरो कर लूंगा, तो 100 हमारे दोनों ही ट्राइंगल्स का बेस है, इनका भी था और इनका भी होगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इस तरीके से मुझे इस p की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, इस p की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस p इंटू √3 को आप लिखोगे 100, p का आंसर आ जाएगा 100/√3, और फिर यहां पे मैं इसे करूंगा रैशनलाइज, तो ये p की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट, यही है ना। अगर आप 1.73 लिखोगे तो भी आपका आंसर सटीक मैच करेगा। तो इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आ गया, p की वैल्यू आ जा रही है 173/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 5 15, यहाँ पे 2 और 3 7 एंड 6 तो आपने जब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर 57.66 आ रहा है। कितना आ रहा है, 57.66। नॉट एन इशू, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। अब आपकी p की वैल्यू तो आ गई है और आपके x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू 100 थी, मतलब जो छोटी वाली टावर थी हमारी AB, वो तो हम पहले ही निकाल चुके थे। याद है, ये जो AB था उसका वैल्यू अपने पहले ही निकाल लिए थे। कितना था इसका आंसर, 100 मीटर का था। और जो दूसरा वाला टावर है वो कितना है, वो XY है, और उस XY का आंसर अगर हमें निकालना है तो हमें इस XY के दोनों पार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट की वैल्यू थी P और लोअर पार्ट की वैल्यू थी X। इन दोनों को जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक मुझे अपने बड़े वाले टावर का साइज नहीं मिलेगा। तो यहां पे लिख देते हैं बड़ा टावर, और इस बड़े टावर का जो हाइट है वो P + X है। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 57.66 और X की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 57.66 + 100 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर 157.66। दैट्स योर बड़े वाले टावर का हाइट। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चंस जो अभी अभी अपने किए हैं, ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चंस अभी अभी अपने किए हैं, ये 1 2 3, तीनों का फिगर तो सेम है, लेकिन आप देखो जो वेरिएबल अननोन है वो काफी डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमें पता था छोटे वाले टावर का हाइट, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें पता था बड़े वाले टावर का हाइट, और यहां पे तीसरे क्वेश्चन में हमें पता था डिस्टेंस। तो तीनों क्वेश्चन है तो डिफरेंट, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा है कि आप मेथोडोलॉजी पे ध्यान दे पा रहे हो। बाय द वे, आई डिडंट चूज द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो कि आप लोग से गलती नहीं होनी चाहिए, हमसे तो हो चुकी है। जो दोनों वर्टिकल टावर की मतलब जो नेमिंग थी वो AB थी और CD थी। हमने लह लह में फ्लो में आके पहले वाले का नाम भी AB दे दिया है और दूसरे वाले का नाम भी XY दे दिया, जस्ट लाइक द प्रीवियस केसेस। यहाँ पे XY मत देना आप, ठीक है, पहली बात तो ये। आप इनका नाम AB दोगे और CD दोगे, यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। AB छोटे वाले का, CD बड़े वाले का, ऐसा याद रखना। ऐसा नहीं कर सकते आप जो मैंने अभी गलती से किया है। अगर मैं केयरफुल रहता, इफ आई वॉज डिलिजेंट एनफ, तो मैं इसको याद रखता। दूसरा बात, आप देखना जब भी आप वेरिएबल्स लेट कर रहे होगे ना, तो वहां पे वेरिएबल्स हमेशा स्मॉल लेटर्स पे लिए जाते हैं, हमेशा लोअर केस लिया जाता है। मतलब अगर आप कभी भी वेरिएबल्स लेट कर रहे हो तो आप ABCD XY PQ हमेशा लोअर केस में लोगे। और अगर आप कभी भी नाम पढ़ोगे ना अपने साइड्स का, मान ली कि इस साइड का नाम है, उस साइड का नाम है, इस वर्टिसेस का नाम है, उस वर्टेक्स का नाम है, जो नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा अपर केस में लिए जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिए जाते हैं। तो यहां पर भी आप कंफ्यूज मत होना। देखना मैं बार बार P लिख रहा था और इस P को बार बार मैं रेक्टिफाई कर रहा था ऐसे ऐसे करके, है ना। क्यों कर रहा था मैं, पता है ये, क्योंकि मैं कैपिटल P लिख दे रहा था बार बार गलती से, और मैं कैपिटल P लिख नहीं सकता क्योंकि आपने इस लेंथ को P माना है, आपने लेट किया है कि जो अपर वाली जो लेंथ है GY वो P है। आप उसको कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपकी अजम्पशन है, वो लेंथ ऑफ द साइड है। जो लेंथ ऑफ द साइड है, जो आपकी अजम्पशन है, वो हमेशा स्मॉल होती है। इसलिए देखना मैं बार बार कैपिटल P लिख के उसको रेक्टिफाई कर रहा था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैपिटल लेटर्स में अपना अजम्पशन नहीं ले सकते, खास करके जब वो लेंथ ऑफ द साइड्स की बात हो रही होगी। दूसरी बात, आप देखना ये X हो गया, ये Z हो गया, ये X है, ये B है, ये A है, ये सारा कैपिटल्स में यूज करेंगे।
कैपिटल्स में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो वर्टेक्स का नाम है। वर्टेक्स का नाम कभी स्मॉल लेटर्स में यूज नहीं होता है, हमेशा कैपिटल में होता है। और जो साइज है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा आप जब अज्यूम करोगे तो स्मॉल लेटर्स में अज्यूम करोगे। Moving on to the last question of the day. A man standing on the top of the tower observes a building on the opposite side of the road. The angle of depression to the foot of the building is 60, while the angle of depression to its top is 30. If the building is 20 meters high, find the height of the tower and the width of the road. Now that's crazy. ये क्वेश्चन मन खुश करेगा आपका। पहली बार ऐसा हुआ है कि आदमी टावर के ऊपर खड़ा है। अभी तक क्या हो रहा था कि आदमी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। अब देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सेकंड टावर, मतलब यहां पे आप छोटे वाले स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हो। पहले वाले दो सिनेरियो में भी यही था, आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे। इस तीसरे वाले सिनेरियो में भी कुछ ऐसा ही है। आपसे कहा गया था इसमें कि आप एक छोटे वाले टावर पे खड़े हो और आप बड़े वाले टावर के एलिवेशन और डिप्रेशन को चेक कर रहे हो। इसमें सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे, चलो समझते हैं। इसमें बंदा ऊंचे वाले टावर पे खड़ा है और वो नीचे वाले टावर को देख रहा है। मतलब आप यहां पे बैठे हो, कहां पर? ऊंचे वाले टावर पे, और आप कहां देख रहे हो? नीचे देख रहे हो। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन सकता। आप सोचो, आप जिस टावर पे खड़े हो वो टावर मैक्सिमम हाइट का है। आप वहां से ऊपर क्या देखोगे? जो आपकी काउंटर पार्ट है वो तो आपसे छोटी है। तो अगर आप इस दूसरे वाले टावर के हेड पर देखोगे तो वो भी डिप्रेशन है, और अगर आप इस दूसरे वाले टावर के फुट पर देखोगे तो वो भी डिप्रेशन है। एलिवेशन के चांसेस ही नहीं बनेंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को लेके केयरफुल रहना चाहिए। क्या बोला, आपको समझ में आ रहा है? आप इस बार ना कोई छोटे स्ट्रक्चर पे नहीं खड़े हो, बड़े स्ट्रक्चर पे खड़े हो, और बड़े वाले स्ट्रक्चर पे खड़ा होकर तुम छोटे वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो। तो छोटे वाले स्ट्रक्चर के अगर तुम हेड को देखोगे तो वो भी डिप्रेशन होगा, और अगर फुट को देखोगे तो वो भी डिप्रेशन होगा। दोनों ही डिप्रेशन है, हेड भी डिप्रेशन है, फुट भी डिप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस लेने के लिए। ये है आपकी लाइन ऑफ रेफरेंस, रेड कलर की मैंने लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर दी। ओके, जो पहली वाली डिप्रेशन है और जो दूसरी वाली डिप्रेशन है उनकी वैल्यूज भी आपको पता है। पहली वाली है 30, दूसरी वाली है 60। जो छोटी वाली डिप्रेशन है वो 30 है, और जो बड़ी वाली डिप्रेशन है वो कितनी है? 60 है। मतलब जहां पे मैं अपने गर्दन को ज्यादा झुका रहा हूं वो 60 है, और जहां पे कम झुका रहा हूं वो 30 है। ठीक है, तो अगर छत से छत पे देख रहा हूं तो 30, और अगर छत से ग्राउंड पे देख रहा हूं तो 60, ऐसा कंडीशन है। अच्छा, तो अब अगर आप देखोगे तो इनका नाम अपने दे देंगे ए बी, जमीन और ये जमीन को ज्वाइन कर देंगे, बिकम्स सी, और यहां पर डी। ओके, अब अपने ऑल्टरनेट एंगल वाला बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, अब देखना क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। अब अपने ऑल्टरनेट एंगल वाला बुद्धि लगाते हैं। ये 60 डिग्री है, करेक्ट। तो अगर इसका ऑल्टरनेट बनाओगे तो यहां बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये कितना हो गया? ये भी 60 डिग्री हो गया। आप एक चीज क्लियर किया, ऑल्टरनेट हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। गलती से ये मत कर देना ना कि ये 30 यहां पर लिख दो, ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा, और यहां पर पूरा जो एंगल है वो 60 है, जो बड़ा वाला एंगल है वो 60 है, तो जो बेस में आएगा वो कितना आएगा? वो 60 आएगा। 30 मत लिख देना वरना पूरा फुस हो जाओगे। तो ये जो आप दिख रहा है वो कितना है? वो 60 है। तो इसीलिए हम ये जो ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे वो 60 बनाएंगे। हमें मिल गया मेरा पहला ट्राइंगल विच इज एबीसी। एबीसी क्या बोलता है? एबीसी बोलता है कि आपकी एंगल है 60 डिग्री, यहां पे लिखेंगे अपने tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ए बी, और जो बेस है उसकी वैल्यू है बीसी, ये है बीसी। ठीक है, अच्छा, द बिल्डिंग इज 20 मीटर्स हाई, मतलब ये छोटकू सा जो बिल्डिंग है ये कितना है? ये 20 मीटर्स हाई है, जो कि मेरे वाले साइड से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्डिंग की जो हाइट है डीसी, वो मेरे इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। मेरे ट्राइंगल का नाम क्या था? ए बी सी, जिसके अंदर यहां पर आप बनाया था 90 डिग्री का साइन, करेक्ट। यहां पर है 90 डिग्री का साइन। तो आप जिस ट्राइंगल पे हो विच इज ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर tan 60 अप्लाई करने पे परपेंडिकुलर बाई बेस आता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो रही है भाई? वो हो रही है ए बी, और बेस की वैल्यू हो रही है बीसी। ये ए बी और बीसी दोनों ही
20 मीटर से रिलेटेड नहीं है। क्या करें? ए बी को मान लेते हैं x और बी सी को मान लेते हैं y। तो tan 60 के जगह पर लिख देंगे पहली बात तो √3। इस ए बी को मान लेते हैं x और इस बी सी को अपने मान लेते हैं y। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं ए बी, ये पूरा टोटलिटी जो है वो x है और ये बी सी क्या है? ये बी सी y है। तो ये जो मेरी पूरी वैल्यू है वो x है और ये जो बेस है हमारी वो y है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल का खोज करना है आपको, जो आपको मिल नहीं रहा है। अब देखो, एक ट्राइंगल तो हमें मिल गया, ऑल्टरनेट एंगल यूज किए, 60 डिग्री को नीचे उतारे, अपना काम हो गया। दूसरा वाला ट्राइंगल आपको नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है बात? और इसीलिए ये क्वेश्चन स्पेशल है। देखिए करना क्या है आपको, लुक एट द पिंकी पोंकी। आप इस पिंकी पोंकी पे ध्यान देना। ये आप ड्रॉ करोगे एक लाइन, दिखाई दिया? ये ड्रॉ करोगे आप एक लाइन, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम आप दे दो, ये पॉइंट का आप नाम दे दो टी, तो ये पॉइंट क्या हो गया? टी। अब हम जिस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं वो है ए टी डी। लुक एट द ट्राइंगल ए टी डी। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं इनका। चलो मैं ड्रॉ भी कर देता हूं आपके लिए। ऐसा दिख रहा है हमारा ट्राइंगल, ऊपर है ए, यहां पर है टी और यहां पर है डी। दिखाई दिया क्या? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने ऐसा किया क्यों? फायदा क्या था? फायदा आप समझ जाओगे अगर आप फिर से उस रेक्टेंगल को रेफर करो तो। यहां पे ए टी डी बन गया ना, आप फिर से इस रेक्टेंगल को रेफर करो। ये देखिए, दिख रहा है ये रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल आपको क्या सिखाता है? ये रेक्टेंगल आपको ये सिखाता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो टी डी की वैल्यू जो होगी वो ऑफ कोर्स y होगी। क्यों? क्योंकि ये BC की वैल्यू y है और BC और TD क्या होगा? बराबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। BC इज इक्वल्स टू TD इज इक्वल्स टू y। एकदम प्राउडली बोल सकता है तू, है ना? पिछले 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इस रेक्टेंगल के तहत ये जो BC है और जो TD है वो मैच कर जाएगी। ये हो गई y। अब आ जाते हैं AT के ऊपर कमेंट्री करने। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, उस हिसाब से अगर आपकी DC 20 है तो आपकी BT की आंसर भी कितनी आएगी? 20 आएगी। अगर आपकी DC 20 है तो आपकी BT की आंसर कितनी आएगी? 20 आएगी। तो हम यहां पे लिख लेते हैं भैया दिस इज 20 मीटर्स। मैं फिर से वही ज्ञान दूंगा जो कि मैं पिछले केस में दिया था। ओके, ये है टावर जिसके ऊपर बंदा खड़ा है। इस टावर का 2 सेक्शन है, एक लोअर सेक्शन है, एक अपर सेक्शन है। जो लोअर सेक्शन है वो बीटी है, बीटी जिसको आपने माना था x, आई मीन जिसको आपने माना था 20, ऑपोजिट वाला लॉजिक यूज करके। और ये अपर सेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप देखिए 80 इज माई पॉइंट ऑफ कंसर्न। मैं 80 को लेके चिंतित हूं, तो 80 के ऊपर कमेंट्री करना आपको। हम यहां पे लिखेंगे भैया देखिए 80 इज इक्वल्स टू, आई मीन अपर सेक्शन इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी टी। बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, क्योंकि पूरे में से अगर मैं लोअर सेक्शन को माइनस करूंगा तभी तो अपर सेक्शन आएगा। इस पूरे की वैल्यू, टोटलिटी की वैल्यू x मानी गई थी और इस लोअर सेक्शन की वैल्यू उस रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी से 20 डिक्लेयर की गई है। तो इस अपर सेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इस अपर सेक्शन की वैल्यू टोटलिटी माइनस लोअर सेक्शन होगी। टोटलिटी कितनी थी? x थी और लोअर सेक्शन कितनी थी? 20 थी। तो आप क्या लिखोगे उसको? x माइनस 20। समझ गए ना कि नहीं समझे? आपने क्या किया? आपने वही किया जो कि आपने पिछले वाले सम्स में किया था। तो 80 इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी टी था। तो आइए ए बी का वैल्यू चेक करते हैं। ए बी का वैल्यू है x और बी टी की वैल्यू कितनी है रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी के तहत? वो है 20। तो इस तरीके से x माइनस 20 मीटर, दैट्स व्हाट यू गेट द वैल्यू ऑफ 80। 80 की वैल्यू आपको मिल गई x माइनस 20 और ये टी वाई तो आपको भली भांति पता था कि, सॉरी टी डी तो आपको भली भांति पता था कि उसका आंसर y होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगुलर वाले पार्ट पे। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल? क्योंकि जैसे हमारे प्रीवियस केस में ना ट्राइंगल एबीसी में हमने जो एंगल देखा था वो 60 डिग्री देखा था, तो हमारे इस केस में एंगल कितना होगा?
बाबू एंगल होगा 30 डिग्री। अब ये गेस वर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया दो ही एंगल था 60 और 30, 60 का तो हिसाब किताब हो गया चलो 30 पे आ जाते हैं, ऐसे मतलब हैपोसेट नहीं देख सकता तू। है क्या लॉजिक, चलो देखो ये कैसा दिखता है। ये ना ऊपर आपने एक लाइन ऑफ रेफरेंस दिया था, इफ यू रिमेंबर, ये रेड कलर में आपने लाइन ऑफ रेफरेंस दिया था, और ये जो एंगल थी वो लिखी गई थी 30 डिग्री की, है ना। जो पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री का था, टू द टॉप 30 डिग्री। तो अब आप देखो ये अगर 30 डिग्री है आपकी, तो उस लॉजिक के अनुसार इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, 30 ही होगी ना। अगर ये 30 है तो ये ऑल्टरनेट पेयर में ये भी 30 होगा, मतलब अगर ये 30 है तो आप इसे क्या बोलोगे, दिस इज 30 डिग्री। इनको भी आप 30 डिक्लेयर कर दोगे। अब आ जाइए tan यूज करते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। हमारे एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसे अपने कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है हमारे केस में 80, और बेस क्या है, बेस है TD। ठीक है, आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ट्राइंगल ATD, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ट्राइंगल ATD, इसका बात हो रहा है। तो हमारे जो परपेंडिकुलर आ रही है वो आ रही है 80, और जो हमारी बेस आ रही है वो आ रही है TD। 80 का वैल्यू लिख लेते हैं, 80 की वैल्यू x-20 है, नो डिनाइल इन दैट। तो tan 30 की जगह पे मैं पुट करूंगा 1/√3, और 80 की जगह पर जो वैल्यू है वो x-20 बैठ गई है। आ जाते हैं अपने TD पर। TD की वैल्यू कितनी थी, TD की वैल्यू थी y। सिचुएशन कुछ ऐसा है, ओके, सिचुएशन कुछ ऐसा है, फाइन। नाउ you'll just have to cross multiply and then see the magic। यहां पर ये √3 है, ये y इंटू 1 हो जाएगा, बिकम्स y, और यूं अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर x-20 इंटू √3 आ रहा है। क्या आ रहा है, √3 इंटू x-20, यही आ रहा है ना, x, और ये √3 मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर हो जाएगा √3x, और ये √3 और 20 मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20√3। कितना आ गया, 20√3। मैंने क्या किया, सिर्फ इस ब्रैकेट को ब्रेक किया सिंपली। अब मैं क्या करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं यहां से अपने x का वैल्यू निकालूंगा। कैसे, सिर्फ y को ऊपर भेज के। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ x का आंसर निकाला y को ऊपर भेज के। मैं वाइसी वर्सा भी कर सकता था बॉस, नोबडी वाज स्टॉपिंग मी। मैं अगर चाहता तो मैं ये काम भी कर सकता था कि मैं y का आंसर निकालूंगा, मैं चाहता तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं y का आंसर निकालूंगा, बट जो भी आपको आसान लगे, x का आंसर निकालना इज लॉट मोर इजियर। y इंटू √3 करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा, स्टेटमेंट में ध्यान देना। मैं बस क्या करूंगा, x की जगह पर क्या लिखूंगा, x की जगह पर लिखूंगा √3 इंटू वाई। क्या लिख रहे हैं x की जगह पर, √3 इंटू वाई। ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पे है √3 और x की जगह में लिख दिया √3 इंटू वाई। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है ना, नहीं समझा क्या। जैसे आपने यहां पर √3x-20 √3 लिखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपने जब इस x का आंसर निकाला तो y के साथ इस √3 को मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल्स टू √3 इंटू वाई आ गया। अब ना आप ये ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लेते हैं कि हमने ये इक्वेशन चुना, थोड़ा सा ज्यादा ब्रोकन है इक्वेशन, इजी रहेगा पुट करना। देखो मैंने किसका जगह खाली छोड़ा है, मैं जगह खाली छोड़ा है x का आंसर कितना है, √3 इंटू वाई। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3y का आंसर है 20√3। 3y का आंसर कितना है, 20√3। अब बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं इस y का साइड चेंज करूंगा, उस साइड लेके जाऊंगा तो 3y में से y माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2y। और अगर मैं 20√3 का साइड चेंज करूंगा तो ये उस साइड चला जाएगा, नेगेटिव 20√3 से वो पॉजिटिव 20√3 हो सकता है। सही बात है, इसीलिए तो साइड चेंज करते ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो इस लॉजिक के अनुसार हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो आप, इस लॉजिक के अनुसार जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, y का साइड चेंज करने पे वी गॉट 2y, और -20√3 का लेफ्ट हैंड साइड पे लाने पे हम लोग को मिला 20√3। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 20√3 इज इक्वल्स टू 2y, है ना, समझ गया। अब मैं 2 और 20 को कैंसिल कर दूंगा, मेरे y का आंसर क्या आ जाएगा, 10√3। तो चलो मुझे मेरे y का आंसर मिल गया।
y का आंसर कितना है 10√3. सो y इज इक्वल्स टू 10√3. फाइन. अब क्या करें, हमें तो y का आंसर निकालना था कि x का आंसर निकालना था. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रोड. यही पूछा है ना. रोड का विड्थ क्या था, रोड का विड्थ था BC, और ये BC का आंसर कितना आप होल्ड किए थे, y होल्ड किए थे. तो चलो ये विड्थ ऑफ द रोड तो आ गया. तो विड्थ ऑफ द रोड कितना है भैया, विड्थ ऑफ द रोड कितना है, विड्थ ऑफ द रोड था y, जिसका आंसर अभी अभी हम निकाले हैं 10√3. √3 की जगह पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो आंसर आएगा 17.3, 17.32 एक्चुअली. तो चलो हमारे पास विड्थ ऑफ द रोड आ गया. अब बारी किसकी है, अब बारी है मेरे हाइट ऑफ द टावर की. हाइट ऑफ द टावर के दो कंपोनेंट्स थे, हाइट ऑफ द टावर के दो कंपोनेंट्स थे, है ना. एक था ये 20 और एक था ये 80. या फिर जब इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किए थे तो टोटलिटी में आ गया था x. करेक्ट. हाइट ऑफ द टावर कितना माना गया था, x माना गया था. इफ यू रिमेंबर हाइट ऑफ द टावर वाज AB, जिसको आपने x माना था. x का आंसर निकालना है. x का आंसर √3 इंटू y आएगा और y की वैल्यू आपको पता है. ठीक है, चलो यहीं पर अपने बुद्धि लगा लेते हैं, यहीं पर अपने बुद्धि लगा लेते हैं. ये x की जो वैल्यू है वो √3 इंटू y थी, जो कि अपने यहां पर भी पुट कर रहे थे. अच्छा, y की वैल्यू है 10√3. आइए यहां पर लिखेंगे अपने 10√3. जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 ये आ जाएगा 3. 3 इंटू 10 का आंसर कितना हो गया 30 मीटर्स. 3 इंटू 10 का आंसर कितना हो गया 30 मीटर्स एंड दैट्स इट. मतलब वो जो बिल्डिंग है हमारी वो कितनी की है, वो 30 मीटर्स की है. और जो हमारी सॉरी जो टावर है वो कितनी है 30 मीटर्स की है. जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर्स की है. दोनों के हाइट में 10 मीटर्स का फर्क है. जो 80 का आंसर आप देख रहे हो ना वो 10 मीटर होगा. अगर आपसे पूछता है कि बिल्डिंग के मुकाबले टावर कितना एक्स्ट्रा हाइट रखा है तो आप बोलोगे 10 मीटर्स. टावर 30 का, बिल्डिंग 20 का, और जो रोड की विड्थ है वो 17.32 है वैल्यू पुट करने के बाद. वाई थी ना. और इस तरीके से जो एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ क्वेश्चंस थे अपने उनको सॉल्व कर चुके हैं. बाकी बचा आपका प्रैक्टिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट प्रोसीड कर पाओगे अपने एग्जाम्स में. आप देख ही रहे हो कि कैलकुलेशंस कितना डिफिकल्ट हो सकता है ना. तो आपको प्रैक्टिस करना है ताकि यू कैन बी फास्टर देन दिस. फाइन. प्रैक्टिस हार्ड. टेक केयर. टाटा. बाय बाय.